हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग में। आज हम लोग का पहला क्लास है जीएस का और उसमें हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का पार्ट उठाया है। इस टेक्नोलॉजी के पार्ट में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्पेस साइंस, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल्स और इन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि ये जो चैट पर बहस चलती है, जो फालतू की बात करते हो आप लोग ना, इन सब चीज़ों को बंद कर दो। अगर पूछना है तो क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पुटअप कीजिए, ठीक है ना, वरना आराम से बाद में वीडियो को देखिए। लाइव सिर्फ वहीं आएंगे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे नौटंकी करना चाहते हैं वो अपने घर में बैठेंगे, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब जाकर वो पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल भी बातचीत नहीं चलेगी, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग का टॉपिक है बेटा स्पेस साइंस, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग अंतरिक्ष की बात करना शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन जिसके आते हैं पीसीएस लेवल के, आईएएस प्री लेवल के, वो सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, आवाज भी क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सबका सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना। चलिए यहां पर आते हैं। तो अंतरिक्ष, सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष का वास्तविक रंग क्या है। सबसे पहले आपको अंतरिक्ष का वास्तविक रंग याद करना है और इसी अंतरिक्ष में आपको सूर्य का वास्तविक रंग याद करना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सूर्य का वास्तविक रंग क्या है और अंतरिक्ष का वास्तविक रंग क्या है। तो दोनों का आंसर है कि दोनों का आंसर काला। तो अंतरिक्ष का भी वास्तविक रंग काला है और सूर्य का भी वास्तविक रंग काला है। क्लियर है। चलिए अगली बात पर आते हैं, ठीक है। तो अब आपको जैसा कि पता है अंतरिक्ष में ना जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, है ना। तो जैसे कि अगर हम बात बताई जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में कुल कितनी आकाश गंगाएं हैं, छोटी छोटी बात करते हैं हम लोग। पहले अंतरिक्ष में कुल कितनी आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। और एक आकाश गंगा में एक गैलेक्सी में कुल कितने, है ना, एक आकाश गंगा में कुल कितने तारे होते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बहुत आसान है इसको याद करना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं की संख्या, है ना, हाउ मेनी गैलेक्सीज इन प्रेजेंट इन स्पेस, तो आप क्या बताएंगे, 10 की पावर 10। कितना आसान सा आंसर था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए आकाश गंगा की संख्या अंतरिक्ष में कितनी है, तो आपको लगाना है 10 की पावर 10। क्लियर है। और एक आकाश गंगा में कुल कितने तारे होते हैं, तो बस इसमें एक जोड़ दो, 10 की पावर 11, ठीक है ना। और अब हम लोग आते हैं सूर्य में। देखो भैया, अंतरिक्ष में होती है आकाश गंगाएं और आकाश गंगा में क्या होता है, तारा, है ना। और इस तारे में जो सबसे बड़ा तारा होता है, किसी आकाश गंगा में जो सबसे बड़ा तारा होता है, उसे हम कहते हैं उस आकाश गंगा का सूर्य। यानी कि सूर्य सिर्फ हमारे पास नहीं है, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं सबके पास सूर्य होगा, ठीक है। किसी का सूर्य ज्यादा, किसी का सूर्य थोड़ा सा छोटा होगा, किसी का सूर्य सबसे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सूर्य और ब्लैक होल की थोड़ी सी बात में समझेंगे। तो आपको याद रखना है क्या, अंतरिक्ष में 10 की पावर 10 गैलेक्सीज होती हैं और एक गैलेक्सीज में 10 की पावर 11 क्या होते हैं भैया, स्टार होते हैं। और इन स्टार्स में जो सबसे बड़ा स्टार्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। इस सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रह। जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम कहते हैं उपग्रह या सैटेलाइट, ठीक है भैया। तो सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं उसे ग्रह कहते हैं और ग्रह के जो चारों ओर घूमते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं, है ना। मतलब कि उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो क्या सूर्य भी चक्कर लगा रहा है? एक बार मन में सोचिए कि भैया उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, क्या सूर्य भी घूम रहा है? बिल्कुल सही, सूर्य भी घूम रहा है। सूर्य किसके चारों ओर घूमेगा, आकाश गंगा के चारों ओर, समझ आ गया। और आकाश गंगा कहां घूम रही है, अंतरिक्ष में, समझ आ रही बात। तो सूर्य भी घूमता है। आज आपको एक बात नहीं पता चली कि सूर्य भी घूम रहा है और सूर्य की स्पीड 250 किलोमीटर पर सेकंड होती है। सूर्य की स्पीड 250 किलोमीटर पर सेकंड होती है, मतलब एक सेकंड में सूर्य 250 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है और किसका चक्कर लगाता है, अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है ना। अब 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आकाश गंगा का अगर चक्कर लगा रहा है तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए आकाश गंगा का चक्कर सूर्य कितने वर्षों में लगा लेता है। तो आंसर है आकाश गंगा का चक्कर सूर्य 22.5 करोड़ से 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है।
22.5 करोड़ से है ना 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है। अब जो हमारी आकाश गंगा है, अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो हमारी गैलेक्सी दूर से ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे बहता हुआ दूध दिखाई पड़ता है ना, जैसे अंधेरे में कोई दूध बहता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि सेम वैसी हमारी आकाश गंगा दिखाई पड़ती है। इसलिए हमने अपनी आकाश गंगा को क्या नाम दिया है? मिल्की वे। क्या नाम दिया है? मिल्की वे, मतलब कि दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। तो हमारी आकाश गंगा कैसी भैया? हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। और जो सूर्य है वो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का चक्कर है ना कितनी देर में लगा लेता है? तो आंसर है 22.5 करोड़ से 25 करोड़ वर्षों में ये चक्कर लगा लेता है। इतने कोई दिक्कत है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये कह रहे हैं सर ये 10⁻10 जो है वो हजार में है कि लाख में है? चलिए कोई बात नहीं। तो अब 10⁻10 है, मतलब कि 10 बार हम जीरो और लिखेंगे, समझा गया? मतलब जीरो के ऊपर 10 है ना, तो 10 बार जीरो लिखेंगे और फिर हम लोग गिन लेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, है ना। इस प्रकार से ऐसे करके गिन लेंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी मैथ हल्की सी अच्छी होनी चाहिए आपकी। चलिए वापस आते हैं। तो आपको हमने क्या बताया? अंतरिक्ष का रंग कैसा है? काला। सूर्य का रंग भी क्या है? वापस काला। अंतरिक्ष कहां पर है? अंतरिक्ष के अंदर क्या है? आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं? मिल्की वे या दुग्ध मेखला, है ना। अंतरिक्ष में आकाश गंगा की संख्या लगभग कितनी मानी जा रही है? 10⁻10, है ना। आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में, अब 10⁻10 गैलेक्सीज होती हैं, आकाश गंगा होती हैं, उनमें से एक आकाश गंगा में, है ना, क्या होता है? तारे होते हैं, तारों का समूह होता है आकाश गंगा। तो एक आकाश गंगा में कुल कितने तारे होंगे? 10⁻11। किसी भी आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा क्या कहलाएगा? सूर्य कहलाएगा। सूर्य के चारों तरफ क्या घूम रहे होंगे? ग्रह। ग्रह के चारों तरफ क्या घूम रहे होंगे? उपग्रह, है ना। सूर्य किसके चारों ओर घूमता है? तो सूर्य घूमता है, तो सूर्य किसके चारों ओर घूमता है? आकाश गंगा के चारों ओर घूमता है। तो सूर्य की स्पीड कितनी होती है? 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितने साल में लगा लेता है? 22.5 करोड़ से 25 करोड़ वर्षों के बीच में ये चक्कर लगा लेता है। इतनी आपको बात समझ में आई? वेरी गुड, है ना। और जब ये सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर लगा लेता है, जब ये सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर लगा लेता है, तो इसको हम कहते हैं 1 कॉस्मिक ईयर कंप्लीटेड, मतलब एक ब्रह्मांड वर्ष पूरा हो गया। एक ब्रह्मांड वर्ष पूरा हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ब्रह्मांड वर्ष में मिनिमम कितने ईयर होते हैं, तो एक ब्रह्मांड वर्ष में मिनिमम ईयर होंगे 22.5 करोड़, और एक ब्रह्मांड वर्ष में मैक्सिमम कितने ईयर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम ईयर हो सकते हैं 25 करोड़ वर्ष। और ब्रह्मांड वर्ष होता क्या है? कॉस्मिक ईयर होता क्या है? तो कॉस्मिक ईयर क्या होता है भैया? तो जब आकाश गंगा का चक्कर सूर्य लगा लेता है तो उसे हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष। इतनी आपको बात समझ में आ गई? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बाकी हम आपको किसमें बताएंगे? सौर मंडल में, ज्योग्राफी में आएंगे तो इसमें आपको बिग बैंग थ्योरी बताएंगे। बिग बैंग थ्योरी के बाद इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी बताएंगे, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी बताएंगे, साइक्लिक मोड बताएंगे, मेम्ब्रेन मोड बताएंगे, ठीक है। तो वो ज्योग्राफी का टर्म है। बस हम लोग अंतरिक्ष के बारे में इतना जान लें कि अभी मेरा पेपर हो जाए टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। बाकी ज्योग्राफी के विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात बताते हैं आपको। अगली बात क्या है कि व्हाट इज सैटेलाइट। आराम सुनिएगा भैया कि उपग्रह क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सैटेलाइट, उपग्रह क्या होता है, ठीक है, तो हमने आपको बताया उपग्रह दो प्रकार के होंगे। उपग्रह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। उपग्रह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो पृथ्वी का उपग्रह जो चंद्रमा है वो ह्यूमन मेड है क्या? नहीं, ठीक है ना। तो चंद्रमा कैसा है? तो चंद्रमा हो गया प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा कैसा हो गया? प्राकृतिक उपग्रह हो गया, है ना। हम आते हैं कृत्रिम उपग्रह में। अब किसमें हम आएंगे? कृत्रिम उपग्रह में, ठीक है ना। तो कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं समझिएगा। कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक बात बताते हैं कि पहले हम लोग जो मानचित्र, कहा जाता है कि भारत का मानचित्र बनाना या विश्व का मानचित्र बताना या किसी भी चीज का मानचित्र बनाना, है ना, पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। हाँ भैया, मानचित्र बनाना कोई बहुत बड़ी बात आज के लिए नहीं है, लेकिन आप समझिए जैसे मान के चलिए कि आप ऐसे घूम रहे हैं, सिर्फ आप ऐसे घूमते चले जा रहे हैं। आपसे कहा जाए कि बताइए लखनऊ से लेकर बनारस तक चले जाइए, है ना, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चले जाइए, दिल्ली से इलाहाबाद चले जाइए, है ना, और वहां का पूरा मैप बना दीजिए। तो आप चल तो पैदल रहे हैं ना। अब जब पैदल चल रहे हैं तो कहां से मैप बना पाएंगे? मैप तो बना नहीं सकते, है ना। लेकिन अगर हम लोग पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है,
है ना। इस पृथ्वी के ऊपर अगर हम लोग कैमरा लगा दें, अगर हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर कैमरा लगा दें तो हमें सारा नक्शा प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, सारा नक्शा प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो यही सब क्या होंगे, उपग्रह होंगे। क्या होंगे भैया, उपग्रह, है ना। तो कि पृथ्वी की जानकारी लेने के लिए, मौसम की जानकारी लेने के लिए, हमारे बॉर्डर में कौन घुस रहा है, कौन जा रहा है ना, कि लोकेशन, जैसे गूगल मैप जान रहे हो, गूगल मैप सब कुछ बताता है, जीपीएस, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना, उन सब चीजों पर तो कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं। अब यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि उपग्रह किस प्रकार के दिखते हैं, तो उपग्रह बेटा किसी प्रकार से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर गोल उपग्रह मान लिया, आराम समझिएगा, हमने यहां पर उपग्रह को गोल मान लिया, ठीक है ना। अब इस गोल उपग्रह को मानने के बाद हमने यहां पर इसके चारों तरफ लगा दिए कैमरे। इस गोल उपग्रह के चारों तरफ हमने क्या लगा दिए बेटा, इसके चारों तरफ हमने लगा दिए कैमरे, ठीक है। अब इस कैमरे को हम पहले कहते हैं लिस, याद रखिएगा। अगर आपसे कह दिया जाए लिस क्या है, तो लिस उपग्रह में लगने वाला कैमरा है, ठीक है ना। लिस क्या है, तो सैटेलाइट में लगने वाला क्या है बेटा, कैमरा है। अब इस उपग्रह के चारों तरफ क्या होता है बेटा, कैमरे होते हैं, है ना। अब बीच में क्या होता है, बीच में होता है ट्रांसपॉन्डर। क्या होता है भैया, ट्रांसपॉन्डर होता है, ठीक है। तो उपग्रह के चारों तरफ लगा दिए हमने कैमरे, और बीच में क्या होता है, ट्रांसपॉन्डर होता है। अभी ट्रांसपॉन्डर करता क्या है, मैसेज को ट्रांसमिट करना, संदेश को भेजना और मैसेज को प्राप्त करना, संदेश को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना, ठीक है ना। तो मैसेज को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उपग्रह के बीचों बीच ट्रांसपॉन्डर लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रांसपॉन्डर जितनी हाई क्वालिटी का आपका होगा, ये जो ट्रांसपॉन्डर है ये जितनी हाई क्वालिटी का होगा उतना अच्छी आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, और जितनी लो क्वालिटी का होगा फ्रीक्वेंसी उतनी डाउन होगी, उपग्रह उतना कम धीमे काम करेगा। जैसे देखा 2G था, फिर 3G आ गया, फिर 4G आ गया, है ना। तो ये बैंड पे काम करते हैं, मतलब ये ट्रांसपॉन्डर पे काम करते हैं। क्लियर है। अब जो ट्रांसपॉन्डर है ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसपॉन्डर है ये कई प्रकार के होते हैं, जरा देखते हैं भाई। फ्रीक्वेंसी के आधार पर, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर मैं इनको 4 भागों में बांटूंगा। तो सबसे पहले जिसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं एस बैंड। क्या कहते हैं, एस बैंड। बैंड का मतलब होता है बैंडविड्थ, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए सबसे लो क्वालिटी का उपग्रह में या सैटेलाइट में लगने वाला ट्रांसपॉन्डर कौन सा है, तो आंसर लगाना है एस बैंड लगाना है। क्या लगाना है भैया, एस बैंड। दूसरा क्या होता है, सी बैंड। दूसरा क्या होता है, सी बैंड, ठीक है। तीसरा क्या होता है, के यू बैंड, यानी के यू बैंड। और चौथा वर्तमान में भी हाल ही में आया है, उसे कहते हैं के ए बैंड, का बैंड, ठीक है ना। तो जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, जो बच्चे हमसे पहले पढ़े हुए थे, है ना, उन जो जिसने हमसे साइंस पढ़ी है लेकिन पहले पढ़ी है, उनको 3 तो आते होंगे, लेकिन वर्तमान वाला नहीं पता होगा क्योंकि अपडेट रहते नहीं है, ठीक है ना। तो वर्तमान में ट्रांसपॉन्डर की संख्या बेटा कितनी हो गई है, 4 हो गई है। सबसे हाई क्वालिटी का कौन सा ट्रांसपॉन्डर है, के बैंड है, ठीक है ना। और सबसे लो क्वालिटी का एस बैंड है ना। इसकी जो स्पीड है वो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज होती है ना। इसकी 4 से 8 होती है ना। इसकी 16 से 32 होती है ना। इसकी 50 के ऊपर होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गीगाहर्ट्ज में इसकी फ्रीक्वेंसी नापते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि सबसे लो क्वालिटी का ट्रांसपॉन्डर कौन सा है सैटेलाइट में, तो एस बैंड। और सबसे हाई क्वालिटी का कौन सा है, तो के ए बैंड है। तो आपको आई थिंक उपग्रह समझ में आया, बस इतना ही है। उपग्रह समझ में आए, कैमरे लगे होते हैं, ट्रांसपॉन्डर लगा होता है। तो अब एक और बात बताइए जरा सा, एक छोटी सी बात, है ना। अब छोटी सी बात यह है कि अब इस उपग्रह को चलने के लिए, इस कैमरे को चलने के लिए, इस ट्रांसपॉन्डर को चलने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, ऊर्जा तो चाहिए, ठीक है ना। तो ऊर्जा कैसे मिलेगी, जरा सोचिए, ऊर्जा कैसे मिलेगी। इसको हम लोग जब भेजेंगे, है ना, इसको जब मान के चलिए हमने अंतरिक्ष पर भेज दिया, तो अंतरिक्ष पर जब भेजेंगे तो इसको चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कैसे चलेगा ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से तार निकाल लेंगे, ऐसे तो होगा। इसमें से हम लोग 2 तार निकाल लेंगे ऐसे करके, है ना। और 2 तार निकाल लेंगे, फिर इसको ऐसे करके भेज देंगे ऊपर, ऐसे तो होगा। हम तार निकाल लेंगे और तार निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तार निकालने के बाद इसको हम भेज देंगे तो सोचिए ये ऊपर चलता चला जाएगा, अंतरिक्ष में चलता चला जाएगा, और हमारे पास नीचे तार का बंडल होगा, है ना। नीचे तार का बंडल होगा, ये तार पे चलता चला जाएगा और अंतरिक्ष में ऐसे करके ये सैटेलाइट लग जाएगा, है ना। सैटेलाइट इस प्रकार से अंतरिक्ष में ये लग गया और इस प्रकार से तार लटक रहे होंगे। फिर तार को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में लगा देंगे और चला देंगे, चलने लगेगा। ऐसे तो कुछ होगा, कैसा होगा क्या,
सोचो अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रिसिटी कि हम लोग उपग्रह भेज रहे होते और 2 तार लटक रहे होते, है ना, और सब कोई चाइना अपने यहाँ लगाए है, भारत अपने यहाँ लगाए है ना, तो सब लोग सैटेलाइट के तार नीचे तक आए होते तो हम कहते वो चाइना जा रहा, काट दो कनेक्शन काट दो, ऐसे करते, है ना। तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इनको चलने के लिए, इनको ऊर्जा देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोलर बैटरी। क्या यूज करते हैं भैया, सोलर बैटरी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उपग्रह में ऊर्जा का केंद्र क्या होता है, तो उपग्रह में ऊर्जा का केंद्र क्या होता है, तो आपको लगाना है उपग्रह में ऊर्जा का केंद्र होता है सोलर बैटरी। क्या होती है बेटा, सोलर बैटरी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो उपग्रह में क्या होता है केंद्र ऊर्जा का, तो लगाएंगे सोलर बैटरी होती है। अच्छा समझिए, इस सोलर बैटरी की लाइफ लाइन थोड़ी सी कम होगी, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, ऐसी कुछ होगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि उपग्रह जैसे यहाँ पृथ्वी की चारों तरफ घूमने में लगा खूब तेजी से, अभी कैसे छोड़ते हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी बस हल्का हल्का समझिए, है ना, कि उपग्रह क्या होता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने एक उपग्रह को छोड़ा, अब उपग्रह धड़ 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 नाचने में लगा है, ठीक है। अब सोलर बैटरी हो गई डाउन, अब सोलर बैटरी हो गई डाउन तो ऊर्जा मिल नहीं पाई, जब ऊर्जा मिल नहीं पाई तो कैमरे भी बंद हो गए, ट्रांसपॉन्डर भी बंद हो गए। जब ये सब कुछ बंद हो गया तो अब क्या करेंगे, तुरंत हमको पता चलेगा भाई इस उपग्रह की बैटरी कम हो गई है, भाई इस उपग्रह की बैटरी कम हो गई है, जल्दी जाओ चेंज करके आओ, है ना। तो तुरंत ही एक व्यक्ति जाएगा और उपग्रह जो घूम रहा है तेजी तेजी, है ना, उसी के साथ घूमेगा और उसकी बैटरी चेंज करके जल्दी से लगा के आएगा। ऐसा कुछ होगा, है? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सोलर बैटरी खत्म तो काम खत्म। अब ये जो उपग्रह है इससे कनेक्शन टूट जाएंगे, और इससे कनेक्शन टूट जाएंगे फिर इसकी बैटरी चेंज नहीं कर सकते, कोई शक्तिमान नहीं है। समझ में आ गया कि जाएगा और बैटरी चेंज करके आएगा, फिर ये कहलाएगा यूनिवर्स गार्बेज, ब्रह्मांड का कूड़ा करकट। और ये उसी तरह घूमता रहेगा, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहेगा, वैसे घूमता चला जाएगा। यूनिवर्स गार्बेज है, और अगर ये किसी स्पेस शटल से टकरा गया तो स्पेस शटल ही खत्म हो जाएगा, उसका यान भी खत्म हो जाएगा, उसकी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही बात? आई होप समझ में आया आपको कि व्हाट इज सैटेलाइट, उपग्रह क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपग्रह अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि उपग्रह को छोड़ते कैसे हैं। अब क्वेश्चन है कि हम लोग इस सैटेलाइट को छोड़ते कैसे हैं, ठीक है। इस उपग्रह को छोड़ते कैसे हैं, तो आपने सुना होगा रॉकेट, क्या सुना है, रॉकेट सुना है ना, रॉकेट, ठीक है ना। तो रॉकेट या इस हम लोग कहेंगे इसे, है ना, उपग्रह प्रक्षेपित क्या, मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जरा देखते हैं भाई, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जैसे मानिए जैसे कि ये था रॉकेट, आराम समझिएगा, ये क्या था, ये रॉकेट था। अब जब ये रॉकेट है तो इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, इसके ऊपर हम लोग रखेंगे सैटेलाइट, ठीक है। अब ये रॉकेट था, ये इसके चरण होंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, है ना। तो कई सारे चरणों में बटा होता है रॉकेट, इसमें फ्यूल भरा जाता है। फ्यूल कौन सा होता है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये है रॉकेट, रॉकेट के ऊपर में रखा सैटेलाइट, उपग्रह, ठीक है। तो रॉकेट प्लस सैटेलाइट इक्वल टू कहलाता है पेलोड। क्या कहलाता है, पेलोड। याद रखिएगा कि वो रॉकेट और सैटेलाइट दोनों को मिला दिया जाए तो इसे कहते हैं क्या, पेलोड कहते हैं, है ना। अगर इसी में जैसे मान लीजिए ये जो रॉकेट था, इसी में हमने लगा दिया एक्सप्लोसिव, मतलब विस्फोटक, हमने लगा दिया विस्फोटक। अगर इसी रॉकेट में हम लोगों ने लगा दिया विस्फोटक तो ये समूह क्या कहलाएगा, तो इसे हम कहेंगे वॉर हेड। क्या कहेंगे इसे, वॉर हेड। याद रखिएगा, ठीक है ना। या फिर प्यार से इसको हम लोग मिसाइल के नाम से जानेंगे, मिसाइल। ये मिसाइल जो शब्द है ये बहुत कॉमन है, इसलिए पेपर में नहीं आता, ठीक है ना। तो मिसाइल की जगह क्या आ जाएगा, वॉर हेड नाम का एक शब्द आ जाएगा, ठीक है ना। तो रॉकेट प्लस विस्फोटक इक्वल टू वॉर हेड, और रॉकेट प्लस सैटेलाइट इक्वल टू पेलोड, ठीक है। अब इसको हम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, है ना। अब ये होता क्या क्या है जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब कैसे हम लोग सैटेलाइट को भेजेंगे, रफ करें मैं हम इसको, ठीक। तो ये बताओ बेटा, जब कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं, जब कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे अगर गिर जाती है, सिंपल सी बात है। जब कोई चीज हम ऊपर भेजते हैं तो नीचे अगर गिर जाती है, यानी कौन सा बल कार्य कर रहा है, कौन सा बल कार्य कर रहा है, जल्दी बताइए। जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं और वो चीज नीचे गिर जाती है तो इसे कौन सा बल कहते हैं,
ग्रेविटेशन फोर्स। इसे क्या कहते हैं भैया हम लोग? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, मतलब कि हाँ गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मजा आने वाली है, जरा देखिएगा कि ये है पृथ्वी, ये क्या है बेटा? ये है पृथ्वी, ठीक है ना। अब इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग सैटेलाइट यूज करेंगे। इस पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर हम क्या करेंगे? सैटेलाइट भेजने वाले हैं। अब जरा देखते हैं भाई क्या है कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब हम लोग मान के चलो कि लगभग 500 किलोमीटर के आसपास, 500 से 600 किलोमीटर के आसपास। तो जो 600 किलोमीटर के आसपास जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। फिर होता है 20,000 किलोमीटर के आसपास, एक और एरिया लेते हैं, इसे हम कहते हैं MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। फिर आता है ना 36,000 किलोमीटर के आसपास, इसे हम लोग कहते हैं GTO, ठीक है, जियो स्टेशनरी ट्रांजिट ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ट्रांजिट ऑर्बिट क्या कहते हैं भैया? जियो स्टेशनरी ट्रांजिट ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी ट्रांजिट ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर है? तो ये 20, हमने क्या बताया, ये 600 किलोमीटर पर है, ये 20,000 किलोमीटर पर है, ठीक है ना। और ये कितने पर है? ये 36,000 किलोमीटर पर है, ठीक है ना। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे मजा आने वाली है क्या कि अब जैसे मानिए कि हम लोग कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे अगर गिर जाती है ना, जब कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं नीचे अगर गिर जाती है, तो अब विश्वास मानिए कि पहले कोई विश्वास नहीं मानता था, किसी ने कहा कि हम कोई चीज इतनी तेज फेंकेंगे, है ना, कि वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, ठीक है। सब हंसने लगे, अरे ये पागल हो गया, ये ऐसे ही बता रहा है कि ऊपर फेंक देगा और नीचे नहीं गिरेगी, निकल जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। देखो हम ईंटा उठाते, लोगों ने ईंटा उठाया और ऊपर उठा के ऐसे करा, वो वापस नीचे आ गया। फिर लोगों ने हंसने लगे उस लड़के के ऊपर, अरे पागल है यार, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, पता नहीं कैसे पागलों जैसी बातें करते हो कि ऊपर फेंकेंगे नीचे नहीं आएगा, निकल जाएगा पृथ्वी से बाहर। फिर आगे चलकर ये प्रूफ हुआ, आगे चलकर ये चीज प्रूफ हुई, है ना। इसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है भैया? पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है भैया? तो पृथ्वी का पलायन वेग है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि यदि हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक दें तो वो चीज पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए एक बार कि अगर हम किसी चीज को एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंक दें, तो जैसे कि माने चलो हमने ऐसे मार के उठाया और एक सेकंड में इसको 11.2 किलोमीटर फेंक दिया, तो क्या ये एक सेकंड में 11 किलोमीटर जाने के बाद ऐसे करके रुक जाएगा और ऐसे खड़ा हो जाएगा और ऐसे करके हाय करेगा, अभी नीचे नहीं आएगा, मतलब ये 11.2 किलोमीटर पर जाके टिक जाएगा? ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब क्वेश्चन ये है कि ये औसत है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हम इसको मिनिमम कितने किलोमीटर ऊंचा फेंकें कि ये नीचे ना आए। मतलब इसकी ग्रेविटी जब बहुत ज्यादा होगी तो नीचे खींच लेगी पृथ्वी, और हल्की सी ग्रेविटी कम हो गई तो चीजें नीचे नहीं गिरेंगी, है ना। तो लो अर्थ ऑर्बिट वो पार्ट होता है, लो अर्थ ऑर्बिट वो पार्ट होता है जो लगभग 300-400 मिनिमम 400 किलोमीटर के आसपास से शुरू होता है ना, 36,000 किलोमीटर के आसपास जाता है। तो हम किसी भी उपग्रह को अगर हम किसी भी उपग्रह को, है ना, 400 के नीचे किलोमीटर पे 350 किलोमीटर के आसपास स्टेबल कर देंगे तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा और हमारा अरबों रुपए का प्रोजेक्ट कैसी तैसी हो जाएगी, है ना। तो मिनिमम हम लोग 500 किलोमीटर के ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं उपग्रह को, ताकि ये कभी नीचे ना गिरे। बात समझ आ रही है? तो अब जरा देखते हैं भैया, हमने क्या किया, उपग्रह को हमने यहां पर भेज दिया। अब कोई उपग्रह था, हमने उसको इस 600 किलोमीटर या 500 किलोमीटर वाली दूरी पर जाकर टिका दिया, ठीक है ना। रॉकेट गया, रॉकेट अपना निकल गया, जल गया, अब काम खत्म, है ना। और उसने उपग्रह ऊपर छोड़ दिया, है ना। जैसे मान के चलो कि जैसे होता है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो लॉन्चिंग व्हीकल में नीचे फ्यूल भरा होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हल्का सा एक रॉकेट लगा होता है, फिर ऊपर सैटेलाइट होता है, तब ये फ्यूल जल जाता है तो तुरंत इसको ऊपर ले जाके छोड़ देता है, इस प्रकार से। समझ आ गया? तो ये सब बातें हम लोग करेंगे, जरा देखिए बात बताते हैं आपको, ठीक है। कि यहां पर हमने सैटेलाइट लगा दिया। अब जब यहां पर मैं सैटेलाइट लगा दिया तो यहां से हम क्या कर सकते हैं?
यहां पर हम सैटेलाइट लगा दिया। पता है आपको, जब हम यहां पे सैटेलाइट लगाएंगे तो इतनी ग्रेविटी अभी यहाँ पे कम नहीं हुई है, ग्रेविटी इतनी बरकरार है कि ये पृथ्वी का ये एक चक्कर, ठीक है ना, जब हम किसी भी उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास लगाते हैं तो ये पृथ्वी का एक चक्कर मात्र 84 मिनट में लगा लेता है। समझिएगा, यानी कि जब पृथ्वी के ऊपर जब लो अर्थ ऑर्बिट में 600 किलोमीटर के आसपास, 500 किलोमीटर के आसपास जब किसी उपग्रह को लगाते हैं तो वो ये जो उपग्रह है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने देर में लगा लेता है? 84 मिनट में लगा लेता है। मतलब पृथ्वी का एक चक्कर 84 मिनट में लगा ले रहा है, तो पृथ्वी 24 घंटे में होती है ना, 24 घंटे की बात करते हैं हम लोग यहां पर। तो ये उपग्रह अगर पृथ्वी का एक चक्कर 84 मिनट में लगा ले रहा है तो 24 घंटे में ये उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ कितनी बार घूम लाएगा? 17 बार, है कि नहीं? मतलब जो लो अर्थ ऑर्बिट वाला उपग्रह है ये पृथ्वी का, है ना, पूरे 24 घंटे में एक दिन में कुल कितनी बार चक्कर लगाएगा? आंसर है टोटल 17 बार लगाएगा। अब ये 17 बार लगाएगा तो सोचिए जरा सा, एक बार सपोज कीजिए जरा सा कि ये पृथ्वी थी और ये उपग्रह था, ठीक है ना। अब हमने इसके सारे नेटवर्क जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कि ये पृथ्वी थी और ये उपग्रह था, हमने क्या किया, इसका एक बार नेटवर्क स्थापित कर दिया इस जगह से, है ना, हमने पृथ्वी के इस क्षेत्र से इसका नेटवर्क स्थापित कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे सैटेलाइट घूमेगा, तो नेटवर्क कभी बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन पृथ्वी कम घूम रही है और तुम भाई साहब ज्यादा घूम रहे हो, तो क्या ये नेटवर्क कभी स्टेबल हो पाएगा? कभी नेटवर्क स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया? वो जल्दी घूम जाएगा तो नेटवर्क स्थापित हो ही नहीं पाएगा। अरे हाँ कि ना? तो हम इसे क्या कर सकते हैं? हम इसे नेटवर्किंग सैटेलाइट नहीं कह सकते। नेटवर्किंग सैटेलाइट हम तब कह सकते हैं जब एक बार हमने नेटवर्क लगा दिया और लगातार सारे नेटवर्क उसी क्षेत्र पर प्रक्षेपित होते चले जाएं। लेकिन यहां पर तो नेटवर्क चेंज हो रहा है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। समझ में आ गया? तो यहां पर इस उपग्रह से हम क्या करते हैं? इस उपग्रह से हम लोग चौकसी करते हैं, मतलब कि जो LEO होता है इससे हम लोग क्या करते हैं? इससे हम मौसम संबंधी जानकारी ले लेंगे, मौसम संबंधी जानकारी ले लेंगे, है ना। अपनी सीमा की निगरानी कर सकते हैं, समझ में आ गया? और कैमरे हमको बहुत हाई क्वालिटी वाले नहीं चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे कच्छम लगा हुआ है। समझ में आ गया? अच्छा, जैसे आपने देखा होगा ना कि मौसम विभाग वाले बताते हैं कि ये बताइए कि मेघालय में बारिश होने की संभावना है। मेघालय ने बता दिया, है ना, कि मौसम विभाग ने बताया मेघालय में बारिश होने की संभावना है, काले बादल मेघालय के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब एक स्थान की, अब देखिएगा जरा सा यहाँ पे ये है ना, अब इस सैटेलाइट से हमें एक स्थान की जानकारी मिली, तो अब ये घूमेगा तो ये क्या होंगे? ये नेटवर्क चेंज होंगे ना सारे। जब सारे नेटवर्क चेंज होंगे फिर कितनी देर बाद वापस आएगा? ये कितनी देर बाद आएगा? 84 मिनट के बाद आएगा। अरे हाँ कि ना? तो मतलब कि एक बार अगर ये किसी एक स्थान की जानकारी देकर गया है तो उसी स्थान की जानकारी वो कितनी देर के बाद वापस देगा आके? आंसर लगाएंगे 84 मिनट। मतलब अगर मौसम विभाग वाले किसी एक स्थान का अगर मौसम बता देते हैं कि मेघालय में बारिश होने की संभावना है, तो अगली जानकारी वो कब देंगे मेघालय की? तो आंसर है फिर से कितने पे देंगे? 84 मिनट के बाद देंगे, है ना। और 24 घंटे में कितनी बार जानकारी दे सकते हैं मौसम विभाग वाले किसी एक स्थान की? तो आंसर कितनी बार है? 17 बार है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है ना। तो किसी भी एक स्थान की जानकारी हम मिनिमम कितनी बार या मैक्सिमम कितनी बार प्राप्त कर सकते हैं? 17 बार, है ना। और आवर्तकाल किसका होगा? LEO का आवर्तकाल कितना होगा? पृथ्वी का एक चक्कर कितनी देर में लगा लेगा? 84 मिनट में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 20,000 किलोमीटर वाले पर, मीडियम अर्थ ऑर्बिट पर। इस मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हम लोग जो सैटेलाइट स्थापित करते हैं, उस सैटेलाइट से हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं, है ना। मौसम संबंधित जानकारी, सीमा की निगरानी, शिक्षा के उपग्रह, एजुसेट हो, स्टडी सेट हो, कुछ भी सेट हो, ना। तो यहाँ पर हम लोग ये सारे उपग्रह फिर से भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग नेटवर्किंग सैटेलाइट स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो उपग्रह है ये पृथ्वी का एक चक्कर 12 घंटे में लगा लेता है।
ठीक है ना। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे हम लोग उपग्रह छोड़ते हैं, ये पृथ्वी का एक चक्कर कितनी देर में लगा लेता है? ये पृथ्वी का एक चक्कर 12 घंटे में लगा लेता है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं 36,000 किलोमीटर पर। अब हम लोग आते हैं 36,000 किलोमीटर पर, ठीक है ना। इस पे आते हैं 36,000 किलोमीटर पर। अब समझिएगा, ये जो 36,000 किलोमीटर है, अगर उपग्रह को इसके ऊपर भेज दोगे, अगर उपग्रह को 36,000 किलोमीटर के ऊपर भेज दोगे तो कोई दूसरा प्लेनेट उसको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। तो अर्थ के हम लोग कितने ऊपर तक सैटेलाइट छोड़ सकते हैं? तो आंसर लगाना है 36,000 किलोमीटर तक छोड़ सकते हैं। इसे हम कहते हैं GTO, क्या कहते हैं? GTO, है ना। इसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांजिट ऑर्बिट, भू स्थितिकी कक्षीय उपग्रह। समझ आ गया? इसे हम क्या कहते हैं? भू स्थितिकी कक्षीय उपग्रह। अच्छा, एक और बात कि अब ये 36,000 किलोमीटर भेजा है, तो इसका अगर आपसे आवर्तकाल पूछे तो इसका आवर्तकाल है 24 घंटे का। अब 24 घंटे का, और पृथ्वी का भी आवर्तकाल कितना है? 24 घंटे का है। मतलब कि ये जो उपग्रह है वो इस हिसाब से पृथ्वी से भेजा जाता है कि दोनों की जो मूवमेंट है वो सेम होते हैं, है ना। अब जब दोनों के मूवमेंट सेम होंगे, जैसे ये मान लीजिए, आप जब दोनों की मूवमेंट सेम होंगे, जितना ये घूमेगा उतना ही ये घूमेगा, इस प्रकार से ऐसे करके जब ये घूमेंगे, है ना, तो एक बार नेटवर्क स्थापित कर दीजिए, फिर जिंदगी में कभी नेटवर्क जाने ही नहीं है। समझ आएगा? क्योंकि दोनों एक जैसे घूम रहे हैं। क्लियर है? समझ आ गया। लेकिन जब कभी अर्थक्वेक आ जाएगा, जब कभी भूकंप आ जाएगा, है ना, तो भूकंप में क्या होता है? जैसे मान के चलिए भूकंप में होगा क्या, भूकंप में क्या होता है जरा देखते हैं। तो यहां पर हम लोग कौन से सैटेलाइट लगाते हैं? नेटवर्किंग सैटेलाइट लगाते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम लगाते हैं मेटसेट मतलब कि मेटलर्जी सैटेलाइट, मतलब कि मौसमी उपग्रह, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बताते हैं आपको। तो जैसे ये है ना, तो ये सैटेलाइट था, ये पृथ्वी थी, मैं से मान लीजिए, ठीक है ना, ये पृथ्वी थी, और ये 36,000 किलोमीटर पर लगा हुआ सैटेलाइट था, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी थी और ये 36,000 किलोमीटर पर लगा हुआ सैटेलाइट था, ठीक है ना। दोनों में नेटवर्क हमने एक बार स्थापित किए, है ना। अब क्या आ गया? भूकंप आ गया। अब जब भूकंप आया तो भूकंप में जो ऊपर की सतह होती है वो हिलती है ना। अब जब भूकंप आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे हल्का मुंह पड़ेगा। तो देखिए जरा सा, हमने इस उपग्रह के नेटवर्क हमने इस स्थान से जोड़ दिए थे। हमने यहां पर एक टावर लगाया, टावर लगाने के बाद हमने यहां पर उपग्रह का एक नेटवर्क यहां से जोड़ दिए थे। अब जब भूकंप आया इस स्थान पर, है ना, तो क्या हुआ कि जहां पर हमने ये नेटवर्क लगाया था, है ना, अब वो पृथ्वी हिली और हल्का सा मूवमेंट हुआ, तो जो यहां का नेटवर्क था वो हल्का से इधर आ गया, इधर आ गया। लेकिन जो ऐसा तो नहीं होता कि जब भूकंप आया तो भूकंप में पृथ्वी टेढ़ी हो गई, ऐसा तो नहीं होगा ना कि भूकंप आया और पृथ्वी टेढ़ी मेढ़ी घूम रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हल्का सा वाइब्रेशन होता, हल्का सा वाइब्रेशन हुआ फिर से पृथ्वी में पर आ गई, ऐसे तो होगा, है ना। तो देखना, जब भी भूकंप आता है तो कुछ समय के लिए हम लोग मोबाइल टावर चले जाते हैं, लेकिन जैसे पृथ्वी के नेटवर्किंग सैटेलाइट फिर से वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं, फिर से नेटवर्क आना शुरू हो जाते हैं। बात समझ आ रही है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो कक्षीय, जो उपग्रह, जो कक्षा होती है, ऑर्बिट होती है ना, वो 3 प्रकार के हमने आपको यहाँ पे बताई। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, इसे हम कहते हैं निकट भूकक्षा, है ना। दूसरा होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्यम भूकक्षा, और तीसरा होता है GTO, है ना, या जियोसिंक्रोनस, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं भूस्थितिकी कक्षा। तो जैसा हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, उस क्वेश्चन के जल्दी से हमको आंसर बताओ। जल्दी से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चन के जल्दी से बेटा आंसर बताना शुरू करो। सब रेडी हो? हाँ, तो हर जगह के लिए अलग अलग सैटेलाइट स्थापित कीजिए, है ना, अपनी क्षमता के अनुसार कि एक सैटेलाइट है ना कितना एरिया कवर कर सकता है। समझ आ गया, है ना। एक एरिया कवर करने के लिए अलग सैटेलाइट, है ना, और अच्छा सैटेलाइट लगा लीजिए ताकि वो पूरा एरिया कवर कर सके, है ना। तो कई सारे सैटेलाइट लगाएंगे, कई सारे टावर लगाएंगे, कई सारे नेटवर्क लगाएंगे। समझ आ गया। चलिए अब हमको ये बताइए, हाँ बेटा बिल्कुल सही, ठीक है। हमको जल्दी से क्वेश्चन के आंसर बताना शुरू कीजिए, हम पूछना शुरू करें। सभी लोग तैयार हो? ओके, रेडी स्टडी गो। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 बताना है आपको कि अंतरिक्ष का वास्तविक रंग क्या है। जल्दी से हमको बताइए, अंतरिक्ष का और सूर्य का वास्तविक रंग क्या है। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा। हाँ, वीडियो बाद में देख पाएंगे आप, बताइए जल्दी से।
जल्दी बताओ, अंतरिक्ष का या सूर्य का वास्तविक रंग क्या है? अभी हम लोग को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ना है, अभी तो हम लोग को विश्व की अभी नहीं शुरू हुई है। अभी तो हमने आपको सिर्फ रॉकेट बताया है, हमने आपको सैटेलाइट बताया है ना, अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा सा बताया है। हाँ, तो आंसर आ गया बेटा ब्लैक, काला, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष और सूर्य का वास्तविक रंग है काला। अगला क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितनी आकाश गंगाएं बताई जाती हैं? हमारे अंतरिक्ष में कुल कितनी आकाश गंगाएं बताई जाती हैं? जल्दी बताइए, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितनी आकाश गंगाएं बताई जाती हैं? और अगला बताइए, एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताओ कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितनी आकाश गंगाएं हैं? हाँ, 10 की पावर 10 आकाश शर्मा का आंसर आया, 10 की पावर 10 आकाश दक्ष का भी आंसर आया, 10 की पावर 10 बिल्कुल सही है बेटा। अगला बताओ, एक आकाश गंगा में कुल कितने तारे होते हैं? एक आकाश, अगर आपसे कह दिया जाए कि सभी तारों का समूह क्या कहलाता है, तो आंसर है सभी तारों का समूह कहलाता है आकाश गंगा। ठीक है ना? चलिए बताइए जल्दी से, आंसर बच्चों का आया। हाँ, एक आकाश गंगा में कुल कितने तारे होते हैं? तो 10 की पावर 11 स्टार्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगले क्वेश्चन पे आप बताइए जल्दी से बताइए हमको कि उपग्रह में मैसेज को भेजने के लिए, उपग्रह में मैसेज को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए क्या लगे होते हैं? जल्दी बताइए, उपग्रह में मैसेज को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए क्या लगे होते हैं? पहला क्वेश्चन ये बताइए जल्दी से। और दूसरा बताइए, है ना, कि जो लगे होते हैं वो कौन कौन से हैं? मैसेज को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए क्या लगा होता है? सबसे पहले हमको ये बताओ, उपग्रह में मैसेज को भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या लगा होता है? आंसर आया सुबोध पटेल का, आकाश दक्ष का, नेहा त्रिपाठी का। आंसर है ट्रांसपॉन्डर, बिल्कुल सही है आंसर, ट्रांसपॉन्डर लगा होता है, ट्रांसपॉन्डर लगा होता है। अब ये ट्रांसपॉन्डर कौन कौन से होते हैं? चारों बताइए जल्दी से बेटा, जल्दी बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है। ट्रांसपॉन्डर कौन कौन से होते हैं? हाँ बता दी किसी ने, इंद्रजीत का आंसर आया। लाइन से बताओ, सबसे अच्छा सबसे खराब, ऐसे बताइए, सबसे खराब फिर उससे अच्छा फिर उससे अच्छा फिर सबसे अच्छा, इस प्रकार से बताइए। हाँ, बच्चों का आंसर आया, गोस्वामी जी का आंसर आया, अमन सिंह का आंसर आया, बिल्कुल सही है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला एस बैंड है, फिर सी बैंड है, फिर के यू बैंड है, फिर के ए बैंड है, बिल्कुल सही बेटा, है ना। उपग्रह में ट्रांसपॉन्डर हमने आपको बता दिए। अच्छा, उस उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इस उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा, उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? हाँ, सबसे बेकार एस बैंड है, बेकार मत कहो, खरीद नहीं पाएंगे इसको, बताओ जल्दी से। उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा? हाँ, सोमेश का आंसर सबसे पहले आया, आंसर है सोलर बैटरी, आंसर है सोलर बैटरी। उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर लगाना है सोलर बैटरी। क्या लगाना है भैया? सोलर बैटरी। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। उपग्रह हो गया, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगर हम लोग रॉकेट और सैटेलाइट, अगर रॉकेट प्लस सैटेलाइट लिखा हुआ है तो आप इसको क्या पढ़कर बताओगे? अगर रॉकेट प्लस सैटेलाइट लिखा हुआ है तो आप इसके क्या पढ़कर बताओगे? जल्दी बताओ। और अगर रॉकेट प्लस एक्सप्लोसिव लिखा हुआ है, रॉकेट प्लस विस्फोटक लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या पढ़कर बताओगे? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अगर रॉकेट प्लस सैटेलाइट लिखा हुआ है तो आप इसे क्या पढ़कर बताओगे? अगर रॉकेट प्लस विस्फोटक लिखा हुआ है तो आप इसको क्या पढ़कर बताओगे? रॉकेट प्लस एक्सप्लोसिव। हाँ, दुष्यंत का आंसर आया, कौसर का आया, उमेश का आया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। रॉकेट प्लस सैटेलाइट इक्वल टू पेलोड, रॉकेट प्लस सैटेलाइट इक्वल टू पेलोड, बिल्कुल सही है। और रॉकेट प्लस विस्फोटक इक्वल टू, स्वाति सिंह का आंसर आया, अमलेश का आया, बिल्कुल सही है। आंसर इज वॉर हेड, आंसर इज वॉर हेड, बिल्कुल सही बेटा। रॉकेट प्लस एक्सप्लोसिव इक्वल टू वॉर हेड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिए, मतलब कि समझ में आ रहा है और मजा आ रही, अब आसान लग रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उपग्रह में आते हैं कि उपग्रह हम छोड़ने की बात करते हैं।
अब हम लोग उपग्रह छोड़ने की बात करते हैं, ठीक है ना। सर सबके सर्वर नोट कर लो, ठीक है, सारे सर्वर नोट कर लीजिए, जिसका इसका जो भी सर्वर है, जिसका आईपी एड्रेस जो भी है, अगर मिसमैच होता है तो उस बच्चे को ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं भैया। तो लिखा है जैसे LEO, इसको फुल फॉर्म है लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। फिर आता है MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। फिर आता है GTO, जियो स्टेशनरी ट्रांजिट ऑर्बिट। हिंदी मीडियम वाले इस चीज को ऐसे ही याद करेंगे जैसा लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको ऐसे याद करेंगे। वो भू निकट कक्षा है ना, माध्यमिक भू निकट कक्षा और भू स्थैतिक कक्षा याद नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर नहीं फंसेगा यहां पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको बताना है लो अर्थ ऑर्बिट की दूरी, मीडियम अर्थ ऑर्बिट की दूरी और जियो स्टेशनरी ट्रांजिट ऑर्बिट की दूरी। रजत वर्मा का आंसर आया 600 किलोमीटर, कमलेश वर्मा का 600 किलोमीटर, अविनाश प्रताप सिंह 600 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल सही बेटा। विनीत कुमार का, सबका बच्चों का आंसर सही आ रहा है। हाँ, इसका आंसर क्या है, 600 किलोमीटर के आसपास वाला क्षेत्र कहलाता है लो अर्थ ऑर्बिट। अगला बताओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। नेहा त्रिपाठी 600 किलोमीटर, शेखर यादव 6000 किलोमीटर। शेखर सही बताओ बेटा। छोटे बाबू का आंसर सही आया, सबका आंसर सही आ रहा। 620,000 आकाश का सही आया, बिल्कुल सही है ना। इसका क्या होगा, इसका है 600 किलोमीटर, इसका है 20,000 किलोमीटर और इसका है 36,000 किलोमीटर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमको जल्दी से ये बताइए कि पहले वाले का आवर्तकाल कितना होता है, मतलब पृथ्वी का एक चक्कर वो कितनी देर में लगाता है ना। फिर दूसरे वाले का बताइए, फिर तीसरे वाले का बताइए, जल्दी बताइए। हमको ये बताइए कि अगर किसी उपग्रह को हम लो अर्थ ऑर्बिट पे छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी का एक चक्कर कितनी देर में लगा लेगा, जल्दी बताओ, मजा है। लो अर्थ ऑर्बिट में अगर किसी उपग्रह को छोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी का एक चक्कर कितनी देर में लगा लेगा। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अभी हमने डाटा नहीं उठाया है। आंसर आया, निकल गया आंसर। हाँ आंसर सबका सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। 84 मिनट लो अर्थ ऑर्बिट का आंसर है 84 मिनट। मतलब पृथ्वी का चक्कर एक दिन में कितनी बार लगाएगा ये, 17 बार लगाएगा। बिल्कुल सही, कितनी बार लगाएगा ये, 17 बार लगाएगा। ये बताओ दूसरे वाले का MEO 20,000 किलोमीटर पर अगर किसी उपग्रह को छोड़ देंगे तो वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने लगाएगा। बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ आंसर है 12 आवर। क्या है, 12 घंटे, मतलब कि 24 घंटे में कितने बार घूमेगा ये, 2 बार घूमेगा, ठीक है ना। अच्छा तीसरा बताइए तीसरा कि GTO पर लगा देंगे तो उपग्रह पृथ्वी के चारों कितनी देर में घूमेगा। बिल्कुल सही, राम परवेश का आंसर सही आया, अभिषेक का आंसर सही आया। GTO 24 आवर। अविनाश प्रताप सिंह बिल्कुल सही है, 24 आवर। मतलब ये पृथ्वी का एक चक्कर एक दिन में एक ही बार लगा पाएगा, है ना। तो हमको ये बताओ, मौसमी उपग्रह मेटसेट, मौसमी उपग्रह कहां पर नहीं लगाए जाते हैं, या मौसमी उपग्रह हमसे बताइए कि हम लोग मौसमी उपग्रह कहां लगाएंगे। और मौसमी उपग्रह मैंने कि मेटसेट कहते हैं इसे, मेटसेट, और एक होता है नेटसेट। नेटसेट का मतलब होता है नेटवर्किंग सैटेलाइट और मेटसेट का मतलब होता है मेटलर्जी सैटेलाइट। ये होता है मौसमी उपग्रह और ये होता है नेटवर्किंग सैटेलाइट, है ना, नेटवर्किंग उपग्रह। ये बताइए मेटसेट को हम कहां लगाएंगे और नेटसेट को कहां लगाएंगे। नेटसेट को हम लोग किस कक्षा में स्थापित करेंगे, GTO में कि MEO में कि LEO में, पूरा लिख के बताइए जल्दी से। हाँ घनश्याम का आंसर आया है GTO, लेकिन किसका आया बेटा, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जो मेटसेट मौसमी उपग्रह है इसको हम लोग, है ना, इन दोनों में लगा लेंगे, लेकिन जो नेटसेट है उसको हमेशा हम लोग GTO में ही लगाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। LEO और MEO में हम लोग मेटसेट लगा लेंगे, जबकि हम लोग नेटसेट हमेशा किसमें लगाएंगे, GTO में ही लगाएंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, है ना, लॉन्चिंग व्हीकल में, प्रक्षेपण यान में, लॉन्चिंग व्हीकल में।
अब हम लोग लॉन्चिंग व्हीकल में आते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, ठीक है ना। हम लोग लॉन्चिंग व्हीकल पे आते हैं, ठीक है। तो लॉन्चिंग व्हीकल हमारे पास जनरेशन के हिसाब से 4 है। पहला है SLV, दूसरा है ASLV, तीसरा है PSLV, चौथा है GSLV, है ना। जिससे उपग्रह भेजे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रक्षेपण यान, ठीक है ना, लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये 4 प्रकार के हैं वर्तमान में। पहला था SLV, फिर है ASLV, फिर है PSLV और फिर है GSLV, ठीक है ना। अब हमको आपको ये बताना है जल्दी से कि जो SLV है इसका फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका पूरा फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म रट्टा मार लो। ASLV का क्या होगा? ऑगमेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ऑगमेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तीसरे का क्या होगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। चौथे का क्या होगा? ठीक है, GSLV। प्रेजेंट में PSLV अधिक भेजता है, हाँ बताते हैं अभी, है ना। GSLV में आते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन सा चरण ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, इसमें ईंधन का भरा होता है। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। अगर आपने PCS तक का पेपर इससे निकल जाएगा, लेकिन सिविल के पेपर में आप फंस जाओगे। GSLV का फुल फॉर्म क्या होगा? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सबसे पहले इसको रट्टा मार लो। इसके 4 जो फुल फॉर्म है ये कई बार पेपर में आए हैं। ASLV का फुल फॉर्म, PSLV का फुल फॉर्म, GSLV का फुल फॉर्म, ठीक है ना, जनरेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाला कौन सा है? GSLV, है ना। और सबसे लो टेक्नोलॉजी कौन सा था? SLV। तो अब इसको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि SLV में क्या था और ASLV में क्या है, और इनके फ्यूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फ्यूल हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, रफ करें। तो सबसे पहले लोग देखेंगे SLV। SLV में कुछ नहीं है बेटा। SLV में से आपको इतना याद रखना है, क्या देखते हैं भाई? SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसमें 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। 1, 2, 3 और 4, है ना। और ये चारों के चारों क्या होते थे? ठोस ईंधन भरा होता था इनमें, है ना। कोई भी सॉलिड फ्यूल भरा होता था, ठोस ईंधन, ठीक है ना। अगले पे आते हैं। फिर आता है ASLV। फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है ना। अब इसमें कितने चरण होते थे? तो इसमें 5 स्टेप होती हैं। कितनी स्टेप होती है बेटा? इसमें 5 स्टेप होती हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना। तो ASLV में टोटल 5 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है भैया? 5 स्टेप होती हैं। तो अब क्वेश्चन कहता है कि बताइए इन 5 स्टेपों में, अब क्वेश्चन पूछता है कि इन 5 स्टेपों में हम लोग क्या यूज करते हैं, है ना, कौन सा ईंधन यूज करते हैं। तो इसमें भी ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो फ्यूल है ना, ये आपको याद करना है। अब इसमें जो फ्यूल है ये आपको याद करना है कि बताइए कौन सा फ्यूल इसमें भरा जाता है। तो HTPB और HTPB और LTPB। तो अब आपको बताना है, ठीक है ना, कि जो ठोस ईंधन भरा जाता है इसमें ASLV में HTPB और LTPB, इसका फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, है ना। और इसमें क्या था? अच्छा देखिए एक और बताता है। जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इससे जब हम लोग सैटेलाइट भेजते थे, जब इससे हम लोग सैटेलाइट भेजते थे तो सैटेलाइट उसी जगह ठीक समय पर और ठीक स्थान पर नहीं लगता था। सटीकता नहीं आती थी, प्रेसाइज पर नहीं आता था कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी स्थान पर लगे जहां पर हम भेज रहे हैं। लेकिन ASLV में हमने लगाया, है ना, RTD। हमने इसमें क्या लगाया? RTD लगाया। RTD, रियल टाइम डिसीजन। तो अगर आपसे कहा जाए, है ना, उपग्रह को सटीक उसी स्थान पर भेजने के लिए
या सटीक स्थान पर भेजने के लिए, है ना, सबसे पहले RTD का प्रयोग हमने किस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में किया था? तो आप लगाना है ASLV। 4 ऑप्शन होंगे उसको, है ना, कि RTD का प्रयोग, रियल टाइम डिसीजन का प्रयोग सबसे पहले कौन से लॉन्चिंग व्हीकल में किया गया था? SLV की, ASLV की, PSLV की, GSLV। तो आंसर लगाना है ASLV में किया गया था। क्या किया गया था? ASLV में। अब आपको STPB का फुल फॉर्म बताया किसी बच्चे ने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन गैस होती है तो इसको हम लिक्विड में ले आएंगे, लेकिन अभी हम लोग ASLV पढ़ रहे हैं, दूसरी जनरेशन पढ़ रहे हैं। इस दूसरी जनरेशन में ठोस ईंधन का प्रयोग हम लोगों ने STPB और LTPB किया था। इस STPB का फुल फॉर्म और LTPB का फुल फॉर्म आपको नहीं आएगा तो बेटा जो जून वाला पेपर आने वाला है IAS का, वो हिला नहीं पाओगे। जल्दी बताइए, जल्दी एक बार ट्राई कीजिए। कहां से छोड़ा जाता है? हम बताते रहे अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। कहां से छोड़ा जाता है, कौन छोड़ता है, कौन सा आदमी है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको वन लाइनर पढ़नी है तो वो भी बता दो कि वन लाइनर पढ़ा देंगे। हमें तो बहुत आसानी है वन लाइनर पढ़ाने में, बहुत आसानी, ठीक है। वन लाइन पढ़ाने में जो आसानी है उसमें किसी कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमसे आगे बढ़ना है तो अपने मन से पढ़ते चले जाओ, छोड़ दो इसको, सीधे पढ़ना शुरू करो कि भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा था 1975 में इंटरकॉस्मॉस के द्वारा, और इंटरकॉस्मॉस जो प्रक्षेपण यान है वो USSR का है। तो अपने मन से पढ़ लो भाई, है कि नहीं। 594 किलोमीटर पे 360 किलो वजनी था, पढ़ दो अपने मन से। ये तो फैक्चुअल डाटा है ना, तो बाद में पढ़ा जाएगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के पास, हम सारी जानकारी आपको देंगे हर एक चीज की, ठीक है ना। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसन कर्नाटक में है ना। लिक्विड या फिर प्रोपल्सन सेंटर महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। ये तो बात की बात है, तो ऐसे करके ऐसे हाथ रखो, रट्टा मार लो यार। हाँ, हाई टेंशन प्रोपेन ब्यूटेन, हाई टेंशन प्रोपेन ब्यूटेन, लो टेंशन प्रोपेन ब्यूटेन, ये बना लिया बेटा आप लोगों ने, ये आप लोगों ने बना लिया, है ना। बनाना नहीं, आपको STPB का फुल फॉर्म बताना है, मैं बता देता हूं जल्दी से। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्या है? हाइड्रोक्सिल, लिख देता हूं मैं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये इसका आंसर है। और LTPB बताते हैं, LTPB का, तो LTPB का क्या होगा? लैक्टोन। LTPB का होगा लैक्टोन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। अगर आपने ये सब नाम याद नहीं कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है ना बेटा ये सब चीजें हम लोगों ने लाखों रुपए देके सीखी। जब हम भी तैयारी करते थे तो लाखों रुपए देकर हम लोग ये सब पढ़ाते थे, और टीचर आके बस पढ़ा के चला जाता था। कभी उसने समझाया नहीं कि कैसे बेचते कैसे नहीं बेचते हैं। वो हम लोग को पहले से होशियार समझता था। इंटर पास करने के बाद वो तैयारी करने जाते थे और इतने बड़े बड़े नोट्स बनाते थे और किसी काम का वो नहीं रहता था, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर अच्छे समझेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने देख लिया, SLV देख लिया बेटा, और ASLV देख लिया। तो अब हम लोग आते हैं PSLV पे। हम लोग किस पर आते हैं भैया? PSLV पे। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या, जल्दी से आप बताइए। और PSLV पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है जिसमें लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया गया। RTD के सबसे पहले प्रयोग, रियल टाइम डिसीजन का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया? तो आंसर लगाना है ASLV में। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहली बार लिक्विड फ्यूल, द्रव ईंधन या द्रव प्रणोदक का प्रयोग किसमें किया गया? तो SLV हो गया, ASLV हो गया। बात है PSLV में, PSLV में पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए भारत ने सर्वाधिक सफल उड़ाने, है ना, किस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से प्राप्त की है? तो आंसर लगाना है PSLV। क्या लगाना है? PSLV। अभी हम आपको वर्तमान का डाटा नहीं देंगे क्योंकि अभी ये जो वीडियो है अगर कोई व्यक्ति बाद में देखेगा और लगातार उड़ाने होती चली जा रही, हमने आपको बताया अभी तक 40 उड़ाने दे चुके हैं, 42 दे चुके हैं, 43 दे चुके हैं। पता चला कि 3-4 साल के बाद वीडियो देखा, है ना, तो निकाल लो गलत बता रहे हैं। वो नहीं देखेगा 3-4 साल पहले वीडियो देख रहे हैं,
ठीक है ना, वो ये देखेगा कि अरे यार देखो गलत बता के चले गए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर अभी करंट का डाटा नहीं उठाएंगे, करंट अफेयर आपको संडे को पढ़ाई जाएगी, वीकली करंट अफेयर चलेगी, परेशान मत होइए। हालांकि हमने आपको बताया नहीं करंट अफेयर मैं पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सरप्राइज ये है कि हम लोग आपको संडे करंट अफेयर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और आपको पहले से ही पढ़ के आना होगा, हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर बहुत सारे और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो भारत ने सर्वाधिक सफल उड़ाने है ना किस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से प्राप्त की है, तो आंसर लगाना है PSLV से प्राप्त की है ना। पहली बार इसमें द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया था, पहली बार इसमें द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया था। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए द्रव ईंधन का नाम क्या है, अब द्रव ईंधन डालोगे है ना, तो एक ऑक्सी कारक भी डालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, ताकि जो लिक्विड है वो नीचे जमे ना, है ना, वो हमेशा रिएक्शन करता रहे, है ना। तो जल्दी बताइए कि पहली बार द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया था। अब इस द्रव ईंधन का अगर आप नाम बता देते तो मजा आ जाता। जल्दी बताओ, इस द्रव ईंधन का अगर आप नाम बता देते तो मजा आ जाता। जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ, नहीं आ रहा है, वो बोलती बंद हो गई है। बताते हैं, द्रव ईंधन का नाम है UDMH। क्या नाम है? UDMH। अब इस UDMH का फुल फॉर्म बताओ, UDMH का फुल फॉर्म जल्दी बताइए, मजा आए, जल्दी बताओ। नहीं बता पा रहा है कोई? UDMH का फुल फॉर्म बताइए। सुनिए, आपसे कहा जाएगा भारत ने सर्वाधिक सफल उड़ाने किस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से प्राप्त की हैं, तो आंसर लगाना है PSLV से प्राप्त की है। PSLV पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था जिसमें लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया गया था। इस लिक्विड फ्यूल का नाम है ना UDMH। इसका फुल फॉर्म है अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन। अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म है ना। ये फ्यूल भरा जाता है और इसको ऑक्सीकारक के रूप में, इसके ऑक्सीडेशन के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग क्या भरते हैं? N2O4, है ना, इसे कहते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, क्लियर है। तो अगर आपसे कहा जाए कि PSLV में ऑक्सीडेशन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। और इसमें कौन सा लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है, तो UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। तो ये हो गया PSLV। ये क्या हो गया भैया? PSLV हो गया। तो अब हम लोग आएंगे GSLV पे। अब किस पर आएंगे बेटा? हाँ, अब आंसर आ गया लोगों का। धीरेन्द्र कुमार का आंसर बिल्कुल सही है, अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बेटा। चलो अगले पे आते हैं। अच्छा, लगातार वीडियो चलते चलते इसमें से एक बच्चा कहता है सर बफरिंग हो रही है ना, फिर दूसरा कम से कम 3-4 दिन के बाद कहता है सर फिर बफरिंग हो रही है ना। तो अब एक बात समझिए कि जैसे मान लीजिए 300-400, 500, 600 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, इन 1000 लोगों में से अगर 2 लोग की बफरिंग हो रही है तो क्या गलती हमारी साइड से? फिर उनके चक्कर में, ताकि हर एक व्यक्ति को अच्छी सुविधा मिले, तुरंत ही हम स्ट्रीमिंग ऑफ करवा देते हैं, फिर से भिजवाते हैं कि भैया शायद सही चल जाए। समझ आ गया? लेकिन अब ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेज में विकास इंजन यूज किया गया था, इसी को हम लोग विकास इंजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कब आएगा GSLV? क्या आएगा? GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। GSLV में टोटल 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं भैया? 3 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो पहला चरण होता है, उसमें ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं। जो पहला चरण होता है उसमें हम लोग ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं।
जो दूसरा चरण होता है जीएसएलवी में, उसमें हम लोग द्रव ईंधन का प्रयोग करते हैं। और जो तीसरा चरण होता है इसमें हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब आ गया हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन। तो पेपर में आ जाए कि बताइए किस लॉन्चिंग व्हीकल में हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर लगाना है जीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है ना। ठोस ईंधन तो आपको पता ही है, एचटीपीबी, एलटीपीबी, ठीक है ना। द्रव ईंधन आपको पता है, यूडीएमएच, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन क्या है? बहुत मिनिमम टेम्परेचर पर यह काम करता है, निम्न ताप पर यह काम करता है, निम्न ताप पर यह काम करता है। और रेजिस्टेंस का प्रतिरोध होता है जीरो, प्रतिरोध इसका क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है ना। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। क्रायो और जेनिक, क्रायोस और जेनिक ये दोनों अलग अलग हैं, ग्रीक वर्ड हैं। इसका मतलब होता है बर्फ की तरह ठंडा। क्या इसका मतलब क्या होता है? क्रायोस अलग है और जेनिक अलग है, ठीक है ना। तो क्रायोजेनिक तो बर्फ की तरह ठंडा, इसका ये मतलब होता है। लेकिन एक बात समझिए बेटा, एक बात हमको ये समझाओ जल्दी से, देखना कितनी बड़ी बात है ये। अगर आपने जीएसएलवी का प्रयोग किया है तो सीधे ये आपका सैटेलाइट जीटीओ में छोड़कर आएगा। अगर आपने जीएसएलवी का प्रयोग किया है तो सीधे आपका सैटेलाइट जीटीओ में छोड़कर आएगा, है ना, सीधे, है ना। बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसमें, लेकिन हम लोग कम पैसा लगाकर ही सब कुछ भेज दे रहे हैं पीएसएलवी से। फिर सर्वाधिक सफल उड़ान हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? पीएसएलवी से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा एक बात बतानी है आपको कि देखो ये है ठोस ईंधन, ये है द्रव ईंधन और ये है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन, सोचिए ये फ्यूल जल रहा है तो कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, फिर ये फ्यूल जला तो सोचिए उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो सोचिए इतना नीचे का टेम्परेचर इतना ज्यादा, ठीक है ना। और ऊपर का टेम्परेचर -273 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस, समझा गया। तो नीचे का टेम्परेचर इतना ज्यादा हजारों में और ऊपर का टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसकी थोड़ी सी गर्माहट, इसकी गर्माहट अगर क्रायोजेनिक इंजन में चली गई तो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा और हमारा पूरा अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो तुरंत ही तो सोचिए कि डिफरेंस मेंटेन करना कितनी बड़ी बात है कि ऊपर का हिस्सा ठंडा रहे और नीचे का हिस्सा बिल्कुल गर्म रहे, फ्यूल भी जलता रहे और इस पर प्रभाव भी ना पड़े। तो अपने आप में ये टेक्निकल कितनी बड़ी चीज है, समझ आ रही बात है ना। तो इस अंतर को बनाए रखना अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। और क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करके, है ना, जीएसएलवी का बनाना, है ना, ऐसा करने वाला भारत विश्व का छठा देश बना। जीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करने वाला भारत विश्व का छठा देश बना। तो छठा देश बना मतलब भारत से पहले कौन कौन से देश ऐसे थे, मतलब भारत से पहले कौन कौन से देश ऐसे थे जिन्होंने जीएसएलवी का प्रयोग किया, है ना। भारत से पहले कौन कौन से देश ऐसे थे जिन्होंने जीएसएलवी का प्रयोग किया है। जैसे रूस हो गया, क्या हो गया? रूस हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, ठीक है ना। जापान हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, और लास्ट में क्या जाएगा? भारत। तो जीएसएलवी का प्रयोग करने वाला या क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करने वाला जीएसएलवी में भारत विश्व के कौन सा देश बना? तो भारत विश्व का छठा देश बना, ठीक है ना। पहला क्या हो गया? अमेरिका, फिर क्या होगा? रशिया, फिर क्या होगा? यूरोपियन यूनियन, फिर जापान और फिर चाइना। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं जीपीएस पे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब हम लोग क्या आते हैं? जीपीएस पे। ठीक है ना, हम लोग आते हैं जीपीएस पे। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो आप जान ही रहे होंगे ना, किसी भी जगह की पोजीशन जांच करना कि वो कहां पर अवस्थित है। ये चीज यहां पर स्थित है, ये चीज यहां पर स्थित है, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? जीपीएस लगाते हैं, ठीक है ना। और आपको पता भी होगा जीपीएस ऑन कर दो, है ना, लोकेशन ऑन हो जाती है कि आप कहां पर हैं, है ना। तो सबका अपना अपना एक जीपीएस सिस्टम है। बस आपको याद करना है कि ग्लोनास, बेदाऊ
ठीक है ना। तो बस आपको ये 2 याद करने हैं, जल्दी बताइए। आपको सिर्फ 2 याद करने हैं जीपीएस, कि ग्लोनास किसका जीपीएस है और वेदाओ किसका जीपीएस है, बस जल्दी बताओ कि ये ग्लोनास किसका जीपीएस है और ये वेदाओ किसका जीपीएस है। ये बहुत पेपर में आ रहा है कि ग्लोनास जीपीएस किसका है, किस देश का है, और वेदाओ किसका है, जल्दी से बताओ हमको। बाकी हम बाद में बताएंगे, गगन अगन सब बाद में बताएंगे, पहले आपको ये बताना। नया त्रिपाठी अमेरिका, ग्लोनास, जल्दी बताओ। हाँ, रोहित कुमार यादव का आंसर बिल्कुल सही आया, अनिल का आंसर सही आया, श्रेया अग्रवाल का सही आया। जो ग्लोनास है ना, वो किसका जीपीएस था, आंसर है रूस का। किसका है, रूस, जिसको हम पूर्व में यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। 1991 में इसके 15 देश के टुकड़े हो गए थे, जिसमें सबसे बड़ा क्या था, रशिया था। वेदाओ, वेदाओ किसका है, चीन का है, बिल्कुल सही है ना। तो आपको इन 2 जीपीएस याद करने हैं पहले, है ना। हिंदी, ये 2 जीपीएस आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है। ग्लोनास किसका है, रशिया का, वेदाओ किसका है ना, चीन का। अभी हमको ये बताओ कि अमेरिका का कौन सा जीपीएस है। अब ये जल्दी से हमको बताओ कि अमेरिका के जीपीएस का नाम क्या है, जल्दी से हमको बताओ कि अमेरिका के जीपीएस का नाम क्या है। वेदाओ बेटा चाइना का है, जापान का नहीं है। अमेरिका के जीपीएस का नाम बताइए। हाँ, आपको समय देते हैं, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी कि अमेरिका के जीपीएस का नाम क्या है, ठीक है ना। नहीं बता पाओगे तो पूछना, लास्ट में बता देंगे। हाँ, वेदाओ चाइना का है। तो अभी तो बहुत सारे देशों का ना, फ्रांस का, अमेरिका का, रशिया का, ब्रिटेन का, जापान का, चाइना का, सबका अलग अलग है। सिर्फ आपको 2 याद करने हैं अभी, जो अभी तक चर्चा में है। एक है ग्लोनास जो यूएसएसआर या रशिया का है, और दूसरा वेदाओ जो चाइना का है ना। अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं अंतरिक्ष स्टेशन पर। अंतरिक्ष स्टेशन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर बात कर लेते हैं भैया अंतरिक्ष स्टेशन में बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन आप जानते हैं ना, ठीक है ना, कि हम लोग पृथ्वी से 400 किलोमीटर, हम लोग पृथ्वी से ऊपर 400 किलोमीटर के पास इस अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करते हैं, है ना। और वहीं पर अपने अनुसंधान कार्य या रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष स्टेशन आप जानते हैं ना, स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना। जैसा कि नासा, नासा किसका है, जल्दी बताओ। नासा किसका होगा, नासा हो गया, सीएसए हो गया, जाक्सा हो गया, ठीक है ना, टियोंगोंग हो गया, सैल्यूट हो गया, सैल्यूट हो गया, है ना, सैल्यूट के बाद मिर हो गया, और बहुत सारा टियोंगोंग हो गया, टियोंगोंग। तो बताओ भैया ये नासा किसका है। हाँ, नासा बिल्कुल सही है, अमेरिका। हाँ, नासा अमेरिका हो गया। सीएसए बताओ किसका है, सीएसए, सीएसए किसका है, दीपक बताओ, आंसर बताओ। सीएसए, नासा अमेरिका, बिल्कुल सही। नासा इंडिया, मानसी देवी चलो समझ गए हम। बताओ सीएसए कनाडा, नहीं बता पा रहे हो। जाक्सा, जाक्सा किसका स्पेस स्टेशन है, जाक्सा। अविनाश का आंसर आया जापान, बिल्कुल सही है, जाक्सा जापान। सैल्यूट और मिर बताओ, सैल्यूट और मिर, सैल्यूट और मिर, प्रमोद यादव बिल्कुल सही, सैल्यूट और मिर रशिया। सैल्यूट और मिर किसका है, रूस का है। टियोंगोंग किसका है, टियोंगोंग। हम तो बहुत सारे लिख देंगे, हम तो बहुत सारे लिख देंगे, हम तो बहुत सारे लिख देंगे। जैसे हमें 2 और लिख देते हैं, रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस, कॉस्मोस आप जान रहे होगे, इनका एक प्रक्षेपण यान है कॉस्मोस, उसी देश का होगा। रॉसकॉस्मोस हो गया, और एक हो गया स्काई लैब, स्काई लैब। ये 2 और आंसर बताओ जल्दी से। टियोंगोंग किसका है, जाक्सा जापान का है, बिल्कुल सही है बेटा, जाक्सा जापान का है। सैल्यूट और मिर रशिया का है। टियोंगोंग किसका है, आ गया आंसर, टियोंगोंग है चाइना का। नाम से समझ में आ जाता होगा। टियोंगोंग किसका स्पेस स्टेशन है, चाइना का। रॉसकॉस्मोस किसका है, रॉसकॉस्मोस और स्काई लैब, रॉसकॉस्मोस और स्काई लैब ये किसका है, जल्दी बताइए। साउथ कोरिया, गलत है। रॉसकॉस्मोस, इंटरकॉस्मोस सुना था, इंटरकॉस्मोस से आर्यभट्ट भेजा गया था, ठीक है ना। भास्कर प्रथम भी भेजा गया था। इंटरकॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब रॉसकॉस्मोस। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिएगा आराम से,
ये जो है ये यूएसएसआर का है, मतलब रशिया का ही है, और स्काईलैब यूएसए का है। ठीक है, बस सारे बता दिए हमने को, इससे इतने ज्यादा नहीं आएगा इससे। ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नासा अमेरिका, सीएसए कनाडा, जाक्सा जापान, सैल्यूट मिर रॉसकॉस्मोस रशिया या यूएसएसआर, स्काईलैब यूएसए, तियांगोंग चाइना। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया स्पेस स्टेशन, ये हम लोग ने बात कर ली स्पेस स्टेशन की, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन की। तो बेटा अब जल्दी से हमको ये बताओ, डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है ना। एक होता है एस्ट्रोनॉट, एक होता है एस्ट्रोनॉट, और एक होता है कॉस्मोनॉट। एक होता है एस्ट्रोनॉट और एक होता है कॉस्मोनॉट। जल्दी से हमको कोई बताएगा कि एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में अंतर क्या है? जल्दी से हमको कोई बताएगा कि एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में अंतर क्या है? एस्ट्रोनॉट मतलब भी होता है अंतरिक्ष यात्री, है ना। एस्ट्रोनॉट मतलब भी होता है अंतरिक्ष यात्री, और कॉस्मोनॉट मतलब भी होता है अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट मतलब भी होता है अंतरिक्ष यात्री और कॉस्मोनॉट मतलब भी होता है अंतरिक्ष यात्री। तो आपको बताना है कि एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में अंतर क्या है, जल्दी बताओ। सोमेश ने पढ़ा है हमसे, इसलिए आंसर आ जाता है इनका। बताओ बेटा, एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में अंतर बताओ जल्दी से। क्या बताएगा? श्रेया अग्रवाल एस्ट्रोनॉट अमेरिका, कॉस्मोनॉट रशिया। सोमेश शर्मा कॉस्मोनॉट रशिया। ठीक है। शिवेंद्र राज बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। विजय गुप्ता अमेरिका एंड रशिया। तो जो जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं आंसर दे देते हैं, बिल्कुल सही है ना। देखिए, एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में अंतर क्या होता है? जब अमेरिका का कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ठीक है ना। जब अमेरिका का कोई व्यक्ति जाता है तो उसे हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। और जब रशिया या यूएसएसआर का, तो यूएसएसआर नहीं होगा, रशिया होगा, है ना। जब रशिया या यूएसएसआर का कोई व्यक्ति ना अंतरिक्ष पर जाता है तो उसे कॉस्मोनॉट कहते हैं। क्लियर है? मतलब यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में हमेशा भिड़ंत चलती रही है कि कौन नंबर 1 पे जाएगा। रशिया के पास टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन थी, ठीक है ना, और इसकी इकोनॉमी बहुत बेहतरीन थी। अब यहां पे थोड़ी सी बात समझिएगा कि यूएसए के पास इकोनॉमी बहुत बेहतरीन थी, ठीक है ना, और यूएसएसआर के पास टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन थी। ठीक है ना। अब हुआ कुछ ऐसा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक दो बंदे हैं, जैसे ए और बी, जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है ना, ये ए और बी है। तो इसके पास पैसा ज्यादा है और इसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। इसने खूब पैसा कमाया, इसने खूब पैसा कमाया और इसने बनाई बंदूक। इसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इसके पास पैसा ज्यादा है, इसने बनाई बंदूक और इसने बनाया पैसा। अब बताओ, मेहनत दोनों ने करी है ना, लेकिन अंत में जीत किसकी होगी? ये बंदूक लगा देंगे जाके इसके, और सारा पैसा इसका हो जाएगा। हाँ, समझ आ रही है? तो रशिया यूएसएसआर, है ना, रशिया या यूएसएसआर इतना पावरफुल था तो कहीं ना कहीं इसके मन में डर था। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के मन में डर था कि अरे यार, सॉरी, यूएसए के मन में डर था कि कहीं ना कहीं ये हम पर भारी पड़ेगा, तो क्यों ना अब इसको तोड़ दिया जाए। तो यूएसए ने इसको तोड़ने के लिए, है ना, अपने कुछ नुमाइंदे भेजे। जैसे मानिए कि दो लोग हैं, है ना, जैसे मानिए ए और बी लोग थे, है ना, तो ये दोनों अमेरिकन है। जैसे मान लीजिए ये दोनों अमेरिका के हैं, यूएसए के। आराम समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। क्या बात करने वाले हैं? कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर का विघटन, है ना। तो ये ए और बी, ये अमेरिका के कोई बंदे थे, तो ये लोग आ गए। इन लोगों ने कम से कम मान लो कि 300, 400 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, 500, 500, 600 लोगों का। इसका पैसा ज्यादा था, यहाँ पर आए यूएसएसआर में, और यूएसएसआर में आके खूब सारी दोस्ती कर ली, है ना, अपना ग्रुप बना लिया। इस भाई साहब भी आए, इन्होंने भी कम से कम 500-600 लोगों का ग्रुप बना लिया, पैसा से इकट्ठा करके खिला पिला के 500 लोगों का ग्रुप बना लिया। एक दिन ये मुंह बनाया था, तो इन लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया? कहा भाई को मारा। कहा किसने मारा? कहा इन लोगों ने मारा। अब इसकी तरफ से ये सब लोग गए और उसी प्रकार से इसने भी ये कह दिया। हाँ भैया, ये दोनों ने क्या करा? आपस में इन लोग की करा दी लड़ाई, और ये लोग किनारे हट गए और इन लोग की होगी लड़ाई। 500 से 1000, 1000 से 2000, 10,000, 10,000, 20,000, पहले थे फाइट, फिर हो गई बैटल, फिर हो गए वॉर।
और फिर यहाँ की यूएसएसआर गवर्नमेंट इनको समझा नहीं पाई और इतने में अमेरिका ने कहा कि वो सरकार निकम्मी है, सरकार बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम अलग हो जाओ, हम तुम्हें पालेंगे, हमने पाल पोस के बड़ा कर देंगे, खूब पैसा देंगे, हर एक चीज। फिर 1991 के आसपास इस यूएसएसआर का विघटन हो गया टोटल 15 देशों में। कितने देशों में भैया? 15 देशों में इसका विघटन हो गया। बात समझ आने लगी? क्लियर है? चलिए, इतने अगर आपको बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं। हम लोग यूएसएसआर जैसे नहीं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो स्थान, यूक्रेन, क्रीमिया, ये सब किससे निकले हुए हैं? ये सब यूएसएसआर से निकले हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, बाद में आते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं 1957 की। बात करने वाले हम लोग 1957 की। तो 1957 में यूएसएसआर, 1957 में यूएसएसआर, 1957 में यूएसएसआर, ठीक है ना। 1957 में यूएसएसआर ने कहा कि भाई हमने एक ऐसी चीज बनाई है कि हम उसको पृथ्वी से बाहर निकाल देंगे। यूएसएसआर ने कहा कि हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिसको हम पृथ्वी से बाहर निकाल देंगे। सब लोग हंसी आ गई कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम पृथ्वी से बाहर निकाल दोगे, पृथ्वी पर कोई चीज फेंकोगे वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। कहा नहीं, हम एक ऐसा बनाई चीज बनाई है ना, जो यहां से पृथ्वी से निकल जाएगी और पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, है ना। इसको हम रॉकेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रॉकेट कहते हैं। अब इस रॉकेट का नाम क्या था? इसका स्पुतनिक। क्या नाम था भैया? स्पुतनिक। तो 1957 में यूएसएसआर ने एक रॉकेट बनाया जिसका नाम क्या रखा था? स्पुतनिक रखा था। तो सभी देश, जितने भी देश थे वो सब आए, है ना, कि भाई ऐसा देखें, ऐसा कैसी चीज है जो बना देगा, निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। सब ऐसे देखने में लगे थे। रॉकेट जैसे आया, सलाम से निकल गया। अब सब ऐसे देख रहे हैं, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, नहीं गिरा। सब भौचक्के, स्टंट, बिल्कुल एकदम भौचक्के हो गए, यार निकल गया भाई सही में। फिर अब रशिया का थोड़ी सी वाहवाही हुई, यूएसएसआर की वाहवाही हुई, है ना। हाँ, अब उसने सोचा लाओ अब कुछ और तूफानी करते हैं। तो ये था रॉकेट, है ना। अब इसने एक साल के बाद 1958 में यूएसएसआर ने, है ना, एक स्पेस शटल बनाया। क्या बनाया? स्पेस शटल बनाया, है ना, अंतरिक्ष यान बनाया, स्पेस शटल बनाया। ये अंतरिक्ष यान क्या होता है ना, ये जाता तो रॉकेट के जैसा है, ये जाता तो रॉकेट के जैसा है, लेकिन ये वापस पृथ्वी पर आ भी सकता है एरोप्लेन जैसा। तो अंतरिक्ष यान से रॉकेट से, जैसे मान के चलो तुमने कहा भाई हम जाएंगे अंतरिक्ष पे रॉकेट से, है ना। आप तुमने कहा ठीक है रॉकेट से चले जाओ। हाँ, पर क्या हुआ, तुमने यहाँ पर अपना छोटा सा हॉज बनाया है, कैबिन बनाया, और यहाँ पर गए और ऊपर जाके मंगल ग्रह पे खड़े हो गए, मान लीजिए ऐसे करके, है ना, कि गए, रॉकेट गया, नीचे का फ्यूल सारा जल गया, फ्यूल जलता चला जा रहा है और ये स्टेप टूट कर गिरते चले जा रहे हैं। तुम्हें वो छोड़ा है जाके मंगल ग्रह पे, तो अब तुम वापस नहीं आ पाओगे, अब तुम वहीं खड़े हो जाओगे ऐसे करके, अब तुम नीचे देखते रहोगे। तुम रॉकेट से आए हो ना, ठीक है ना। तुम्हें किससे जाना है? स्पेस शटल से जाना है, अंतरिक्ष यान से जाना है। ये जाता तो रॉकेट के जैसा है और आता एरोप्लेन के जैसा है। तो यूएसएसआर ने कुछ तूफानी किया और स्पेस शटल बनाया, और स्पेस शटल का नाम था स्पुतनिक सेकेंड। इस बार यूएसएसआर ने कहा कि भाई हमने ऐसी चीज बनाई है, भाई हमने ऐसी चीज बनाई है जो वापस जाओ, नहीं एक बार जाओ और वापस आ जाओ। तो लोग कहते हैं अच्छा, रॉकेट गया था, अभी तुमने एक साल के पहले कुछ भेजा था, वो आज तक वापस नहीं आया, अब तुम कह रहे हो ये भी वैसे ही जाएगा और वापस आ जाएगा। एक बार सोचो, एक बार तुम सोचो, है ना, किस तरह एक रॉकेट है, नीचे से खूब भयंकर आग निकल रही है, अब तुम, है ना, और तुमने देखा ये आग निकल रही है और साए से चला गया और वापस नहीं आया। और अगली बार तुम्हें अगले साल हम बुलाएं और कहें कि भाई वैसे ही है ये, है ना, लेकिन तुम इससे वापस भी आ पाओगे, और तुम्हें कमरा है, जाओ तुम इस कमरे में जाकर बैठ जाओ, अंतरिक्ष की सैर कराओ, अंतरिक्ष पे जाओ, रोको और तुम वापस आ जाओ। तो हिम्मत होगी? तो हिम्मत होगी? बताइए कि आग निकल रही है, सन तुमसे कहा जाए जल्दी बैठा लिए, बैठो और निकल जाओ, निकल कर वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। तुम सोचोगे अबे वो गया तो वापस नहीं आया, ये जाएगा, क्या गारंटी है वापस आए, और जब हम ऊपर जाएंगे तो भगवान भी कहेगा अब इतने ऊपर आई गए तो आई जाओ, जानने गारंटी आने गारंटी क्या है। तो भैया कोई जानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब जानने के लिए तैयार नहीं हुआ तब क्या हुआ कि यूएसएसआर की लेबोरेटरी में एक कुतिया थी,
उस कुतिया का नाम था लाइका, का नाम था लाइका। स्वान या बिच या कुतिया थी। तो लाइका जो बिच या कुतिया स्वान थी है ना, इसको उठा के जबरदस्ती भेज दिया गया। अब ये गई और जब वापस आई तो मर गई। तब लोगों ने कहा देखा हमने कहा था ये मर गई, देखा हम कह रहे थे मर जाएगी, देखा ऊपर गई, भगवान ने कहा इतनी ऊपर आ गई तो आ जाओ, है ना। अब ये स्वान तो मर गई, यानी कुतिया जो थी लाइका नाम की, ये मर गई। फिर लगातार 3 साल तक सन्नाटे में रहा रशिया कि भाई अब कोई नहीं जाएगा। फिर 3 साल के बाद 1961 में, 3 साल के बाद 1961 में वोस्टॉक नाम का स्पेस शटल तैयार किया गया। ठीक है ना, 3 साल के बाद वोस्टॉक स्पेस शटल तैयार किया गया, अंतरिक्षयान, स्पेस शटल अंतरिक्षयान तैयार किया गया। और इस वोस्टॉक स्पेस शटल से, है ना, पहला कौन, रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, क्या, यूरी गागरिन को भेजा गया। ठीक है ना, यूरी गागरिन 1961 में वोस्टॉक नाम के स्पेस शटल से पहले अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर की। फिर यूरी गागरिन जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि ऊपर भैया ग्रेविटी नहीं है ना, और सब कुछ खाना जैसा कि हम सोच रहे थे बिल्कुल वही है। हम लोगों को जो खाना है वो शक करना पड़ेगा। ये पेस्ट होता तो पेस्ट के रूप में ले जाके इसको करके बस ऐसे करना। ऐसे नहीं है कि ऊपर अंतरिक्ष पे गए दाल चावल लेके जा रहे हो, ये दाल, ये चावल, ये सब्जी, ये रोटी, मतलब दाल चली गई शुक्र भगवान के पास, बृहस्पति पर आ रहे दाल हमें खिलाओ, है ना, ऐसा ना हो जाए। ठीक है ना, तो इस पेस्ट के रूप में अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन ले जाते हैं। ठीक है, अब अंतरिक्ष पर पूरा कब्जा धीमे धीमे यूएसएसआर का हो गया था। तो इस बार अमेरिका ने कहा हम भी कुछ तूफानी करेंगे। तो 1961 में ही यूएसए ने भी अपना एक अंतरिक्ष यात्री भेजा जिसका नाम था जॉन ग्लेन। क्या नाम था, जॉन ग्लेन। तो अब अगर आपसे, अब आप देखो क्वेश्चन फंसेगा। अब याद करो कि हमने आपको एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट बताया था। एस्ट्रोनॉट ए से अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री है कि नहीं। अब कॉस्मोनॉट क्या था, रशियन अंतरिक्ष यात्री। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि पहला एस्ट्रोनॉट कौन था, सुनिएगा आराम से, पहला एस्ट्रोनॉट कौन था, तो एस्ट्रोनॉट मतलब कि वो अमेरिकन पूछ रहा है। तो पहला एस्ट्रोनॉट है जॉन ग्लेन। नहीं, दुनिया क्या लगाएगी, यूरी गागरिन, क्योंकि उसको एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री पता है, और उसको पता भी कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, यूरी गागरिन था। तो तुरंत ही आंसर लगा देगी क्या, यूरी गागरिन, जबकि वो आंसर क्या होना चाहिए, जॉन ग्लेन। तो पहला एस्ट्रोनॉट था जॉन ग्लेन और पहला कॉस्मोनॉट था यूरी गागरिन। ठीक है, एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट, अंतर समझ में आया आपको, है ना। अब इसमें से एक बच्चा कह रहा था कि सर ये एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट कौन से पेपर में पूछता है, ये सब कहाँ आता है। हमने बच्चे को कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो अगर है तो बच्चा ही ना। तो आप समझ में आया हमने क्यों बताया, समझ आ गया बेटा। ठीक है ना, तो एस्ट्रोनॉट अगर आपसे पूछेगा तो जॉन ग्लेन और कॉस्मोनॉट आपसे पूछेगा तो यूरी गागरिन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हर जगह बेटा अगर आपसे कहा जाए पहला अंतरिक्ष पर्यटक, कई बार क्वेश्चन आया है कि पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था। तो पहला अंतरिक्ष पर्यटक मतलब जो घूमने गया था ना, पहला अंतरिक्ष पर्यटक, तो आंसर लगाना डेनिस टीटो। तो पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, तो पहला अंतरिक्ष पर्यटक था डेनिस टीटो। 100% याद करना है, क्या करना भैया, डेनिस टीटो याद करना है। क्लियर है ना। बीच बीच में आप लोगों को थोड़ी बोरिंग भी महसूस होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। जब पढ़ते नहीं थे तो बोरिंग महसूस नहीं होती थी, लेकिन आज जब पढ़ रहे हैं तो हल्की सी बोरियत महसूस होने वाली है ना। और यही लगातार 6 महीने तक चलेगा। डाटे में यही रहेगा, डाटा यही रहेगा हमारा, डाटा चेंज नहीं होगा, बस अपडेट होता रहेगा। समझ आ गया। अब आप ये समझ लो कि आपने 1000 रुपए देकर या 1300 रुपए देकर जितनी फीस रही है उतना देकर आप लोगों ने जग जीत लिया है। आप इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। हमने ये एक तरीके से फ्री बैच चलाया है। ये 1000 रुपए सिर्फ उनके लिए है, ये 1000 रुपए सिर्फ इसलिए रखा गया है। हाँ देखो बेटा, बफरिंग हो रही क्या, चेक करो जल्दी से। सही तो है, चलो।
तो अगर आपसे कहा जाए कि पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, तो आंसर है पहला अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो था, है ना। तो सिर्फ पैसा आपसे इसलिए लिया गया है ताकि, है ना, वो अपवाद ना आ पाए, है ना, जो फ्री में आकर हुड़दंग काटते हैं फ्री में। समझ आ गया वाला, ना के बराबर है बेटा हर चीज ये, ठीक है ना। और न जाने कितने बच्चों का हम लोगों ने पैसा वापस कर दिया बस उनकी टोन देखकर। उन्होंने फोन किया, पैसा नहीं दिया है क्या, वापस कर दो, कितना पैसा है कि नहीं। तो बस आराम से, अगर आप लोगों को ज़्यादा हम लोग को चिंता है, आप उसकी परेशानी छोड़ दीजिए। आप लोग की क्लास ज़्यादा, हम लोग की क्लास की चिंता है। समझ आ गया। क्लास अगर 5-10 मिनट अगर थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाती तो आप भी मैनेज कर सकते हो। अभी ऑफलाइन क्लास में जाते हो, टीचर जब लेट में आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भी 9 साल पढ़ाया ऑफलाइन। ठीक है, प्यार से पढ़ो और प्यार से जियो और प्यार से रहने दो, ठीक है ना बेटा। चल आगे बढ़ते। तो पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन लगाना है आपको, डेनिस टिटो। तो हर जगह रशिया अपना कब्जा किए हुए था, तब जाकर अमेरिका ने कहा हम भी कुछ तूफानी करेंगे, थम्स अप पिलाओ और तूफानी करवाओ, है ना। तो अब अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कहा हम चलेंगे चंद्रमा पर। हम लोग कहां चलेंगे, चंद्रमा पर। तो अब अमेरिका का कौन सा अभियान होगा, चंद्रमा, क्योंकि यूएसएसआर रशिया, है ना, ये तो चंद्रमा पर गया नहीं था। अब कहीं पर अमेरिका पहले नंबर पर आ नहीं रहा था, ठीक है ना। तो अब हम लोग आएंगे अमेरिका पर। तो अमेरिका ने कहा हम भी कुछ तूफानी करेंगे, तो क्या करो भैया। तो अमेरिका ने क्या तूफानी करी, अमेरिका ने चलाया लूनर प्रोजेक्ट। अमेरिका ने चलाया लूनर प्रोजेक्ट। अब लूनर को हम क्या कहते हैं, चंद्रमा अभियान, ठीक है ना। अभी हम लोग चंद्रयान पढ़ेंगे, चंद्रयान, मंगलयान, ये तो भारत की चीजें हैं ना। अभी तो हम लोग देखो आज भारत पे नहीं आए, आज हम लोग ने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है ना। अभी हम लोग भारत के ऊपर नहीं आए बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा अभियान पर आते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा अभियान क्या है, लूनर प्रोजेक्ट चलाते हैं भाई। लूनर प्रोजेक्ट कब चलेगा, 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को, कुछ डेट याद आई, 19 जुलाई 1969 को जब अमेरिका जा रहा था चंद्रमा पर, तो उस समय भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी उस समय कहने में लगी थी, जिनके पास, जिन बैंकों के पास 50 करोड़ रुपया है वो हमको 100 करो और उसको हम नेशनलाइज कर देंगे। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, है ना, कुल 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 19 जुलाई 1969 को। जिस समय हमारे यहाँ बैंक का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, उस दिन अमेरिका अपना काम कर रहा था, क्या, चंद्रमा पर लोगों को भेज रहा था। जरा देखते हैं भाई, 19 जुलाई 1969, प्रोजेक्ट का नाम है लूनर प्रोजेक्ट। लूनर प्रोजेक्ट मतलब कि चंद्रमा अभियान, है ना। तो टोटल कितने लोग थे, तो टोटल लोग थे 3। पहले थे माइक कॉलिंस, ये इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं। दूसरे होंगे एडविन एल्ड्रिन, ये स्क्वाड्रन लीडर होंगे। एडविन एल्ड्रिन ये जहाज चला कर ले जाएंगे। और तीसरे होंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लियर है। और सब बच्चों ने सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुन रखा है, अब अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो माइक कॉलिंस ये क्या है, इस प्रोजेक्ट के लीडर है, या फिर नेता है, ठीक है ना। अब स्पेस शटल क्या था, अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, अंतरिक्ष यान। अब इनके अंतरिक्ष यान का नाम है अपोलो 11। क्या नाम है, अपोलो 11। तो अपोलो 11 तैयार हो गया, माइक कॉलिंस, एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग अब ये चंद्रमा पर जाने के लिए तैयार हो गए। सोचिए कि जब हम किसी दूसरे देश जाते हैं, जैसे युगांडा, केन्या, ये सब जगह अगर चले जाएं, है ना, अल्जीरिया, इन सब जगह चले जाएं, जब किसी हम दूसरे देश में जाते हैं तब तो हमारा डर लगा रहता है कि इसके कानून कैसे होंगे, यहाँ के लोग कैसे होंगे, आदिवासी ना मिल जाए कि पका के ना खा जाए हमको, है ना, कोई इस प्रकार से सोचते रहते हैं। तो अब अगर हम तुम्हें किसी दूसरे प्लेनेट भेज दें, प्लेनेट में अगर किसी को भेज दे, तो सोचिए वो क्या सोच रहा होगा कि वहां पर कोई है भी नहीं, ना जान ना पर्चा, कुछ भी नहीं। पता चला हम लोग प्लेनेट पे उतरे, उसकी मिट्टी पता नहीं कैसी थी, अम्लीय थी कि क्षारीय थी, वहां पर एसिड पड़ा हुआ था, जैसे गए वैसे पैर रखा, आधा पैर गायब। या फिर हम कोई रेत पड़ी थी, हम जैसे गए तो रेत में पैर धंसता चला गया और हम मर गए। तो इतना डर लग रहा होता है लोगों को किसी दूसरी जगह जाने में, ठीक है ना। अब ये लोग लेकिन किसी तरीके से अंतरिक्ष यान अपोलो 11 से पहुंचे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो चंद्रमा बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,392 किलोमीटर की दूरी पर है।
ठीक है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,392 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा को हम लोग फॉसिल प्लैनेट मतलब जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा को हम लोग फॉसिल प्लैनेट मतलब कि जीवाश्म ग्रह कहते हैं। अब ये जीवाश्म ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी ना कभी माना जाता है कि चंद्रमा पर भी जीवन था, माना जाता है कि कभी ना कभी चंद्रमा पर भी जीवन था और चंद्रमा पर भी लोग रहा करते थे, है ना। तो लोग अब वहां की हो गई क्या, एस्केप वेलोसिटी कम। जैसे समझिएगा कि पृथ्वी का प्लान वे कितना है, पृथ्वी का प्लान वे कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पृथ्वी का प्लान वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और किसी भी गैस का जो स्पीड होती है वो होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। गैस की स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अगर इसमें √2 का गुणा करा दिया जाए तो हो जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो कई बार पेपर में आया है कि यदि कोई गैस पृथ्वी से बाहर निकलना चाहती है तो उसको हम कितना गुना बढ़ा दें कि वो पृथ्वी से बाहर निकल जाए, तो मात्र √2 गुना बढ़ा दो, तो 8 गुणे √2 कर दो तो 11.2 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। तो क्वेश्चन आया पेपर में, यदि हम पृथ्वी की किसी गैस को कितना बढ़ा दें कि वो पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चली जाएगी, तो आंसर लगाना है √2। तो किसी भी गैस की स्पीड कितनी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारी पृथ्वी से जानने के लिए कितना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गैस की इतनी है और चाहिए इतनी, तो गैस भाग पाएगी हमारे यहां से? नहीं भाग पाएगी। गैस हमारे से भाग नहीं पाएगी ना, क्योंकि इसकी 8 है, हमारे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसलिए पृथ्वी और वायुमंडल बना हुआ है। कभी ना कभी चंद्रमा पर भी इतनी ही स्केप वेलोसिटी हुआ करती होगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा की स्केप वेलोसिटी मात्र 2.46 किलोमीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 2.46 किलोमीटर पर सेकेंड है चंद्रमा की, मात्र 2.46 किलोमीटर पर सेकेंड है। और गैस की कितनी है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वहां पर क्या आप कोई गैस रुकेगी? नहीं रुकेगी। तो अब भैया 2.46 बची हुई है और इतनी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, सारी गैसें निकल गई, वायुमंडल खत्म, पानी भी सारा उड़ गया, जीव भी सारे खत्म। तो जीवों के अस्म बच रहे हैं, ऐश मतलब राख बच रही है, जीवाश्म ग्रह इसलिए हम उसको कह रहे हैं। कहा जाता है चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े सागर हुआ करते थे। चंद्रमा पर, है ना, 14 बड़े सागर और 13 बड़े पर्वत हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पर 14 बड़े सागर और 13 बड़े पर्वत हुआ करते थे। मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा सा। हाँ, तो माना जाता है चंद्रमा पर 14 बड़े सागर और 13 बड़े पर्वत हुआ करते थे। 14 बड़े सागर और 13 बड़े पर्वत हुआ करते थे, ठीक है ना। अब इन पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत था इन चंद्रमा का। अगर जो आप जो देखते हैं चंद्रमा पर जो दाग दिखाई पड़ता है, चांद में भी दाग है। आप अगर गौर से देखेंगे चांद को, है ना, तो चांद में हल्की धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो चंद्रमा पर जो सबसे बड़ा पर्वत है उसका नाम है लिबिनित्ज। क्या नाम है? लिबिनित्ज। याद रखिएगा, चंद्रमा पर जो सबसे बड़ा पर्वत है उसका नाम क्या है? लिबिनित्ज पर्वत है। क्या नाम है भैया? लिबिनित्ज पर्वत है। और जो 14 बड़े सागर हैं, इन बड़े सागरों में आप देखो भैया क्या होता है, समुद्र होता है, सागर। अब सागर में से अगर पानी निकल जाएगा, तेथीस नहीं बेटा, कहां पहुंच जा रहे हो? तेथीस नहीं, तेथीस सागर से तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये तो भारत में आने दो पहले, वो तो ज्योग्राफी का टर्म है, ठीक है। तो 14 बड़े सागर है। अब समझिएगा, जैसे सागर है तो सागर में से अगर पानी निकल जाए तो नीचे क्या बचेगी? बालू। अब जब नीचे बालू, सैंड, सिल्का या रेत बचेगी, तो जब हर जगह से रेत ही रेत बचेगी तो सागर कहां कहलाएगा? अब तो रेगिस्तान कहलाएगा ना। तो जो पहले सागर हुआ करता था अब वो बन गया है मारिया। क्या बन गया है? मारिया। क्या बन गया है? मारिया। यानी कि मारिया क्या होता है? मारिया अमेरिका का एक शब्द है जिसको हम कहते हैं डेजर्ट या रेगिस्तान। तो जो 14 बड़े सागर थे वो क्या बन गए हैं? 14 बड़े रेगिस्तान बन गए हैं। अब इन रेगिस्तान में 4 रेगिस्तान आपको याद करने हैं बेटा। अभी आपको 4 रेगिस्तान याद करने हैं या अभी सागर याद करने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। ये 4 सागर हम देखो कहां लिख दें। इन 4 सागरों को हम लोग लिख देते हैं यहां पर, है ना। तो पहला सागर आपको याद रखना है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति सागर। दूसरा सी ऑफ क्लाउड्स बादलों का सागर। मेयर इम्ब्रियम मतलब फुहार का सागर, फुहार का सागर। और नेक्टेरी सी मतलब कि अमृत का सागर, ठीक है ना।
तो ये 4 सागर आपको याद रखने हैं। क्या? शांति सागर, बादलों का सागर, फुहार का सागर और अमृत का सागर। अगर आपसे पूछा जाए कि शांति सागर कहां पर है तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, है ना। चंद्रमा पर स्थित है, लीबिया के पीछे है, अल्जीरिया के पश्चिम में है ना, अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर वाला भाग है ना। इस प्रकार से ऑप्शन देगा। सोचेगा अरे यार शांति सागर मतलब सागर मतलब पूछ रहा होगा, तो वो सोच कभी दिमाग ही नहीं लगा पाएगा कि चंद्रमा पर भी सागर था या चंद्रमा पर भी रेगिस्तान था। वो हमेशा चंद्रमा सबसे पहले ऑप्शन हटा देगा। ठीक है ना। तो आपको 4 सागर याद करने हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ क्लाउड्स, मेयर इम्ब्रियम, नेक्टेरिस सी। शांति सागर, बादलों का सागर, फुहार का सागर, अमृत का सागर। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, नेक्टेरिस सी, मेयर इम्ब्रियम, सी ऑफ फाउंटेन मत कीजिएगा, मेयर इम्ब्रियम, सी ऑफ क्लाउड्स, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्लियर है। तो ये 4 आपको सागर याद करने हैं। अब यहां पर क्या बताना है आपको, ये जो 3 लोग हैं, जब ये 3 लोग चंद्रमा पर पहुंचे, तो माइक कॉलिंस ने कहा हम इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं, सारा पैसा हमारा लगा है, हर चीज हमारी लगी, तो हम नहीं उतरेंगे, पता लगा हम मर गए तो माइक कॉलिंस ने एडविन एल्ड्रिन से कहा, तो एल्ड्रिन ने कहा सर हम उतर तो जाते, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो आपको वापस चलाकर पृथ्वी पर कौन ले चलेगा? नील आर्मस्ट्रांग ऐसे दिखते हैं। अच्छा हमें उतरना पड़ेगा। हम नील आर्मस्ट्रांग ने, है ना, अपना जहाज उतारा अपोलो 11 कहां पर? शांति सागर पर। और शांति सागर पर जब उतारा तो इन्होंने अपना पहला बायां कदम रखा, अपना पहला बायां कदम रखा। क्लियर है। तो देखा कि अब वहां पे ग्रेविटी तो कम होगी ना, अब ग्रेविटी कम होगी तो आप वहां पे चल नहीं सकते हो। वहां पे पैर रखोगे तो आपको हल्का सा उठा हुआ महसूस होगा, तो वहां पर आप उछल के चल सकते हो। क्लियर है। तो सबसे पहले कौन उतरा? नील आर्मस्ट्रांग उतरे। जब देखा कि नील आर्मस्ट्रांग उतर चुके हैं तब धीरे से कौन उतरा? एडविन एल्ड्रिन उतरे। जब एडविन एल्ड्रिन उतर चुके तब लास्ट में कौन उतरा? माइक कॉलिंस उतरे। तो चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग, है कि नहीं? अगर आपसे कह दिया जाए चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था, तो चंद्रमा पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। अरे भैया पहला रखेगा तो फिर दूसरा रखेगा नहीं रखेगा? नहीं। अगर दूसरा व्यक्ति पूछ दे तो क्या लगाएंगे? एडविन एल्ड्रिन रखेंगे। क्या रखेंगे? एडविन एल्ड्रिन। और तीसरा व्यक्ति आपसे पूछ रहे तो माइक कॉलिंस। ठीक है ना। तो तीनों एक साथ आपने याद कर लिए। पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कौन उतरा? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कौन उतरा? एडविन एल्ड्रिन। तीसरा कौन उतरा? माइक कॉलिंस। लूनर प्रोजेक्ट के नेता कौन? माइक कॉलिंस। बात समझ आ रही है? कदम कब रखा? 19 जुलाई 1969 को इन्होंने अपना पहला कदम रखा। तो ये हो गया लूनर प्रोजेक्ट, और इस प्रकार से अमेरिका ने थोड़ी सी बाजी मारी। क्लियर है। तो अब हम लोग आने वाले हैं भारत में अंतरिक्ष विज्ञान। स्पेस साइंस इन इंडिया। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है ना। तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की जो क्लास होगी वो अगले टर्न पर होगी, कल सुबह 8 बजे के बाद। ठीक है ना। 8:15 से क्लास शुरू होगी वैसे तो। ठीक है। तो कल से आपकी क्लास शुरू होगी, तो कल हम लोग पढ़ेंगे भारत में अंतरिक्ष विज्ञान। तो आज के लिए ओलंपिस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी है बेटा मंगल ग्रह का। सुबोध पटेल कहीं का कहीं पर मत जोड़िए, आंसर लगाएंगे ओलंपिस मोन्स और निक्स ओलंपिया, है ना। ये सारे ओलंपिस मोन्स जो है वो ज्वालामुखी है मंगल ग्रह का, और निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। आगे मत बोलिए, सब गलत बोल रहे हो। अगर ये क्लास में बोल रहे होते तो इस समय हम धज्जियां उड़ा चुके होते तुम लोगों की। तो जितना अगर आपको पढ़ा दिया जाए बस उतने में आप रहिए। तो हमने आप लोग आज बहुत सारी चीजें बताई, तो हम लोग कल पढ़ेंगे इनकोस्पार, इसरो, समझ आ गया, भारत के सैटेलाइट और दुनिया भर की चीजें, इन सब पर पढ़ेंगे। भारत का रडार कैसे काम करता है, क्या कैसे काम करता है, ये सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। ठीक है। और शाम वाले बच्चे शाम को मिलेंगे। ठीक है। चलिए।